हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग चकाचक होंगे और पढ़ाई तो ज़रूर कर रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टोटल टॉप 100 जो क्वेश्चंस हैं, यानी पूरी मैथ में, चाहे वो पेडागोजी का सेक्शन हो चाहे कंटेंट का सेक्शन हो, दोनों से मिला करके हम लोग 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और वो भी दो पार्ट में देखेंगे। एक पार्ट ये पहला आज आ रहा है, इसके 2-3 दिन बाद अगला पार्ट आएगा जिसमें फिर से 50 क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चंस हो जाएगा। अगर आप ये 100 क्वेश्चंस पूरा देखते हैं, कंप्लीट देखते हैं, तो अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तब भी गारंटी है 20 से ज्यादा नंबर आप इन दोनों वीडियो को देखने के बाद पा जाएंगे। गारंटी है इस बात की। लेकिन हर एक चीज को अच्छी तरीके से हजम करिएगा तब जाके, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये है, यदि एक विद्यार्थी 2 अंकों की किसी संख्या को उस संख्या में जोड़ता है जो अंकों को पलटने से प्राप्त होती है, तो प्राप्त योगफल क्या होगा। एक 2 अंक की संख्या है, कुछ भी 27, 22, 25, 75, 99, कोई भी एक संख्या है। उसके अंक को पलट करके नीचे लिखा गया, दोनों को जोड़ा गया, तो जो उत्तर आया वो 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, ये 11 से कटेगा। देखो, अगर आप मान के करोगे कि हम एक संख्या मान लेते हैं 25, उसके बाद उसको पलट देंगे 52, फिर देखेंगे, तो हमेशा मतलब अक्सर ऐसा होगा कि दो दो लोगों से कट जाएगा, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हमेशा इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, देखो आराम से देखो। 2 अंकों की संख्या है, मान लो इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। ये इकाई है भैया और ये दहाई है। ये तो हम मान करके आपको बता रहे हैं ना, बाकी तो आपको जल्दी से करना है। तो संख्या क्या हो जाएगी, 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी। अगर ये 2 अंकों की संख्या आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, लो हो गया। दहाई में 10 से गुणा होता है, इकाई को जोड़ा जाता है, तो 2 अंकों की संख्या ये हो गई। अब कह रहा अंक बदल दो, यानी y यहां पटक दो, x यहां पटक दो, तो जब अंक बदलेंगे तो ये हो जाएगा। सही है। कह रहा है इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ दे रहे हैं भैया। देखो यहाँ x है, यहाँ x है, ये दोनों जुड़ेंगे, ये दोनों जुड़ेंगे, 1x 10x कुल मिलाकर के 11x हो गया। 10y 1y कुल मिलाकर के 11y हो गया। 11 इन दोनों में है इसलिए कॉमन ले लो। अब हमारे पास x प्लस वाई बचा है। तो अगर कोई भी 2 अंक की संख्या है उसको पलटोगे फिर जोड़ोगे तो हमेशा हमेशा वो संख्या 11 से कटेगी, क्योंकि 11 कॉमन आ रहा है ना, हमेशा संख्या 11 से कटेगी हमेशा। कोई भी दुनिया की कोई भी 2 अंक की संख्या ले लो, मान लेते हैं कि 29 हमने ले लिया, पलट दो, 9 2 11 हासिल 1, 9 2 11 1 12, देख लो 11 से कट जाएगी। सही है। 2 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 7 से भी नहीं कटेगी, लेकिन 11 से कट जाएगी। अब कोई कहेगा सर जी इस क्वेश्चन को तो ऐसे भी किया जा सकता था, लाओ चेक कर लें। मान लेते हैं हम 25 ले लेते हैं, तो भैया जी आपने 25 लिया, जैसे ही पलटा 52, यहां से 7, यहां से 7, 77 जो है ना 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, गाड़ी फंस गई, अगली संख्या चूज करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है झंझट से छुट्टी, क्या करेंगे, 2 अंकों की संख्या आपको पता है कैसे माना जाता है, इकाई दहाई मान लो, दहाई में 10 से गुणा करना है, इकाई को जोड़ देना है, संख्या बन गई। अब अंकों को पलट देना है, y को इधर भेज दो, x को इधर भेज दो, फिर जोड़ दो, 10y 1y 11y हो गया, 1x 10x 11x हो गया, 11 हो गया कॉमन। इसलिए जो भी आप अंक लोगे वो हमेशा 11 से कटेगा, हमेशा, चाहे जो ले लो, ठीक है। तो ये था तरीका सही। और ये थोड़ा सा आप तुक्का लगा सकते हैं, लाओ 53 ले लें, लाओ 58 ले लें, आप तुक्का लगाइए, लेकिन बहुत मुश्किल है कि एक बार में सही आए। 2-4 बार जब ऐसे करेंगे तब हो सकता है कोई सही आए, है ना। तो इससे अच्छा डायरेक्ट ऐसे करो ना, कितनी भी बड़ी क्वेश्चन रहे ऐसे कर दो, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखो 2024 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी है। क्या कह रहा है कि सर जी यदि x अनुपाते y बराबर p अनुपाते q है, यानी x बटे में y है बराबर में है p बटे q, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है ये आपको बताना है। देख लो आराम से सुनो। एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जो कहती है कि कंपोनेंडो, कंपोनेंडो, अभी हम प्रूफ आपको बता रहे हैं। कंपोनेंडो बताती है कि अगर जो आपके नीचे है दोनों साइड अगर जोड़ दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। वही चीज इसने किया है। अच्छा इसमें जोड़ा है, ठीक है, हम जोड़ करके पहले आपको बताते हैं। देखो ध्यान से देखिएगा, x है,
और नीचे वाला जोड़ दो, और नीचे जो है वो चीज रहने दो। P है, इसके नीचे Q है और नीचे है Q। हमने क्या किया, जो नीचे है हर को अंश में जोड़ दिया। क्या सर जी आपने गलत कुछ कर दिया? नहीं भैया, कंपोनेंटों की प्रॉपर्टी ये बताती है कि आप नीचे वाला हर ऊपर जोड़ सकते हैं, लेकिन दोनों साइड इधर भी जोड़िए इधर भी जोड़िए, इधर वाला ऊपर तो इधर, इधर वाला नीचे वाला तो इधर। सही है? क्या सर जी दोनों का मान बराबर नहीं रहेगा? हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लेते हैं ये 2/3 है और इधर मान लेते हैं 6/9 है, दोनों का मान बराबर है। चेक करना चाहते हैं? कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले 2/3, 2/3 ये भी है। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तिरिया गुणा करके देख लो। 2 9 18, 3 6 18, इसका मतलब दोनों बराबर है। ठीक है सर, बराबर है तो आप थोड़ा जोड़ के दिखाइए। तो देखो 2 में कितना जोड़ेंगे? 3, और नीचे 3 रहने दो। 6 में कितना जोड़ेंगे? 9, तो नीचे 9 नहीं रहने दो। सही है, अभी भी ये बराबर है। अब चेक करके देख सकते हो। सर जी ऊपर 5 आया, नीचे 3, यहां से यहां कितना? 9 6 15 और बटे में 9, देखो बराबर है। 5 9 45, 15 3 45, बराबर है ना? 45 बराबर 45, दोनों का मान बराबर है। इसीलिए दुनिया वालों ने कहा इसको हम बोलेंगे कंपोनेंडो। अगर हर को ऊपर जोड़ दिया जाए तो उसको बोलते हैं कंपोनेंडो। देख लो, ये देखो y को इधर जोड़ दिया गया है और q को इधर जोड़ दिया गया है। ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है हम आपको फिर से बताते हैं। ये आपके पेपर में ऐसे ही लिखा था। देखो ये एक्चुअल में ऐसे लिखा हुआ है और बराबर में है p + q बटे में q। सही है? तो ये चीज हो गई पहली प्रॉपर्टी कंपोनेंडो। वहीं पर आपसे डिविडेंडो ये कहता है, इरेज कर दें, कोई फायदा तो है नहीं इसको लिखने के, बस हमने प्रूफ आपको दिखा दिया, चलो जाने दो। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है डिविडेंडो। सर जी डिविडेंडो क्या होती है? ये हमें बताती है कि नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रूफ नहीं बताएंगे भैया, प्रूफ आप अपने तरीके से कर लीजिएगा। देखो अगर आपके पास a/b है बराबर में c/d है, या यही वाला एग्जांपल लेते हैं जो आपके क्वेश्चन में है। क्वेश्चन है x/y बराबर में है p/q। ये दोनों का मान अगर बराबर है तो नीचे वाला आप घटा दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाला जहां जोड़ने के लिए बताया गया था वहीं अब घटा दो, p - q और बटे में q। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिविडेंडो। देख लो यही चीज वो लिखा हुआ है, x - y बटे में y, p - q बटे में q। सही है? इसका मतलब ये हुआ कि सर जी ये भी सही है, कंपोनेंडो है, ये भी सही है, डिविडेंडो। अच्छा सर जी ये क्या है? कुछ भी नहीं भैया, ये कुछ भी नहीं है। देखो ध्यान से देखो, x/y है बराबर में p/q है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं भैया, y आप ऊपर चले जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं है, जा सकता है। तो इधर x बचेगा और उधर p गुणे में y बचेगा और बटे में q, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा सर जी यहाँ पर p इधर आ सकता है? आराम से आ सकता है, यानी x/p हो गया बराबर में y/q हो गया, काम खत्म। वही चीज तो लिखा हुआ है, x अनुपाते p y अनुपाते q। तो ये भी प्रॉपर्टी नहीं है, बस खाली इधर उधर किया गया, इसका मतलब ये भी सही है। अच्छा ये क्या है? ये कुछ और नहीं भैया, आपने पढ़ा कि कंपोनेंडो, आपने पढ़ा डिविडेंडो। बस अगर इसका ऊपर और इसका नीचे और दोनों में अगर भाग देंगे, देखो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ये चीज ऊपर और ये चीज नीचे, जब आप भाग देंगे ना, यानी कंपोनेंडो डिविडेंडो जिसको बोला गया है, एक रूल बन जाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो उसमें कुछ और नहीं है, बल्कि कंपोनेंडो का पार्ट जो है, पोर्शन जो है वो ऊपर और डिविडेंडो नीचे, भाग देना है बस। तो बनता क्या है? ये क्या है? x/y। तो एक बार जोड़ वाला ऊपर, एक बार घटाव वाला नीचे। मतलब क्या करना है सर जी? एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार नीचे घटाना है। x में y ऊपर जोड़ा गया, x में y नीचे घटाया गया। चलो आगे, यहाँ p/q है तो वैसे ही p + q हो जाएगा और p - q हो जाएगा। ये है, दुनिया वाले इसका नाम देते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो है। सही है? देख लो x + y ऊपर है, x - y नीचे है, p - q और बटे में p + q। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए p + q और p - q। देखो p + q p - q होना चाहिए, और ये बता रहे p - q / में p + q। नहीं, यहां प्लस होना चाहिए, तहां माइनस होना चाहिए था, इसका मतलब ये गलत बोला है।
बस खाली दिक्कत यहाँ हुई, यहाँ प्लस होना चाहिए था माइनस, तब सही हो जाता। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो है, ये डिविडेंडो है, ये कंपोनेंडो है, सही है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ए बी सी तीन सही है। ए बी सी किसमें है भैया? दूसरे वाले में सही है। एकदम अच्छी तरीके से दिमाग में घोल लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने वाला है 2024 में। 7 जुलाई का पेपर है भैया। ये पेपर नहीं बल्कि उस क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन जो बताया वो क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, कह रहे हैं सुश्री हर्षदीप एक प्राथमिक कक्षा की गणित की शिक्षा अपने अधिगमकर्ताओं में संख्यापूर्ण अवधारणाओं को सुदृढ़ करना चाहती है, ठीक है। मतलब संख्या के पहले जैसे किसी को ये ना बताना कि ये 1 है 2 है 3 है, ऐसे नहीं, पहले उसको कुछ गिना उना करके बताना, उसको बोलते हैं संख्यापूर्ण अवधारणा। पहले उसके माइंड में जो विजुलाइज कराना कि हाँ ये चीज़ों की जैसे ये है, इसको हम लोग एक बोलते हैं, इसको प्लास्टिक नहीं बोलते हैं, ये एक चीज़ है, इस चीज को डेवलप करना उसको बोलते हैं संख्यापूर्ण अवधारणा। पहले संख्या ना बताना, पहले उस अवधारणा को क्लियर करना कि एक होता क्या है, 2 होता क्या है, 3 होता क्या है, आपकी उंगली ये उंगली कितनी है, वो चीज बताना, ठीक है। डायरेक्ट ये ना बताना कि देखो ये 1 है ये 2 है, ये सब सारी चीजें ना बताना। इससे पहले का काम जो होता है वो संख्यापूर्ण अवधारणा होती है। कह रहा है वो समझाती है 2 में एक निहित है। 2 में एक निहित है का मतलब 2 उससे पहले एक आ चुका है। 3 में 1 और 2 निहित है, मतलब 3 से पहले 1 और 2 आ चुका है। 4 में 1 2 3 उससे पहले आ चुका है। आगे बोल रही है ऐसे, और इसी तरह आगे भी। वो किस संख्यापूर्ण अवधारणा पर बल दे रही है, मतलब किस संख्यापूर्ण अवधारणा पर बल दे रही है वो आपको बताना है। पहला लिखा हुआ है 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। सर जी एकाएकी संगति का मतलब होता है जैसे किसी चीज को टच करके गिनना। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे गेंद है, ये देखो 1 है ये 2 है ये 3 है ये 4 है, इस तरीके से गिनने को बोलते हैं 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस, सही है। तो ऐसा तो है नहीं वो टच करा के गिना रही है, ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। कह रहा है पदानुक्रमित समावेश, यानी पदानुक्रमित समावेश क्या होता है? यही पद से जैसे हम लोग आगे बढ़े और पीछे वाला पूरा पद आपको लेना है। जैसे आप 5 बोल रहे हैं, उसमें 1 2 3 4 5 सॉरी 4, ये चारों निहित है उसमें, तो इसी को बोलते हैं पदानुक्रमित समावेशन, यानी पहले वाले जो पद हैं उनको समावेश किया गया है। तो यही ऑप्शन सही है। और गणना, अरे भैया काउंटिंग मतलब 1 2 3 4, ये तो करा नहीं रही है, इसका मतलब ये गलत है। और संरक्षण का मतलब क्या होता है? संरक्षण, कंजर्वेशन का मतलब, मैथ में कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि जैसे ये 5 ऑब्जेक्ट हैं, इस चीज को आप चाहे जहां ऐसे ऐसे कर दो तब भी ये 5 ही रहेंगे, मतलब उस 5 का संरक्षण हम लोग कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कंजर्वेशन, ठीक है। जैसे हमारे पास 10 रुपए है, 10 सिक्के हैं, 2 इधर इधर उधर रख दो, लेकिन तब भी कांस्टेंट ही रहेंगे, 10 के 10 ही रहेंगे, गायब तो होंगे नहीं, 10 के 9 हो नहीं जाएंगे, 10 से 11 हो नहीं जाएंगे। इसका मतलब उस चीज का हम लोग कंजर्वेशन कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। तो भैया जी ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें संरक्षित कराया जा रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो पदानुक्रमित यानी अपने पीछे वाले जो पद हैं वो अनुक्रम में आ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। 5 के पहले 1 2 3 4, 4 के पहले 1 2 3, 7 के पहले 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका मतलब पदानुक्रमित समावेशन वो करा रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किन आकृतियों के युग्म में सममित रेखाओं की संख्याएं समान होती हैं? तो भैया जी समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, सममित रेखा पता है ना, एक ऐसी रेखा जो दिए हुए फिगर को 2 बराबर और एक जैसे पार्ट में डिवाइड करे, उसको बोलते हैं सममित रेखा। तो यहां पर पैरेललोग्राम और रोम्बस, देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों फिगर में सममित रेखाओं की संख्या समान है, ये आपसे पूछा गया है। तो पैरेललोग्राम, चलो हम फिगर पहले बना देते हैं। पैरेललोग्राम, सर जी मान लो ये पैरेललोग्राम है, ये रोम्बस है, और वहीं पर कुछ और चीजें अभी बोलेगा तो हम पहले ही बना के बैठते हैं। ये है और ये है वर्ग, ठीक है। ये है, कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। भैया ये समांतर चतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज है, क्या इन दोनों में सममित रेखाओं की संख्या समान है? अगर समान है तो वही आंसर। तो भैया जी इसमें कोई सममित रेखा नहीं होती, कोई भी सममित रेखा नहीं होती है। अगर आप ऐसे खींचेंगे तो गलत, ऐसे खींचेंगे तब भी गलत, याद रखिएगा। समांतर चतुर्भुज में कोई भी सममित रेखा नहीं होती है, यानी 0। और समचतुर्भुज में 2 होती है, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। इसका मतलब इसमें कितनी होती है? 2। सिमेट्री वाले
कंप्लीट चैप्टर करा दिया गया है, उसमें आप जाके देख सकते हैं क्यों 2 होती है। वैसे आपको पता ही होगा क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं भैया। चलो ये सर जी आयत है, आयत में कितनी होती है? आयत में देख लो, एक यहां से बनेगी, एक यहां से बनेगी, यहां से नहीं बनेगी, याद रखिएगा। तो इसमें भी 2 होती है, इसमें भी 2 होती है। वहीं पर अगर इसकी बात करें, इसकी बात करें तो इसमें 4 होती है, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, ठीक है। तो इसमें 4 होती है भैया। चलो लिख दे रहे हैं 4। एक और बोला है पतंग, चलो पतंग पहले बना दे रहे हैं, उसके बाद उसमें देखते हैं कितनी बनेगी। पतंग में देखो, ध्यान से देखो, यहां से कोई रेखा नहीं बनेगी, सममित रेखा कोई नहीं बनेगी। यहां से हाँ सर जी एक बन जाएगी, बस सिर्फ एक, ठीक है, सिर्फ एक बनती है, 2 ना कहिएगा, ऐसे नहीं बनती है, ठीक है। चलो भैया अब देखो, पहले में बोला है समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। समांतर में 0, इसमें 2, इसका मतलब बराबर नहीं है, हटाओ इसको। पतंग और समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में 0 है, इसमें 1 है, ये भी बराबर नहीं है। आगे वर्ग और आयत, वर्ग में 4 है, आयत में 2 है, ये भी बराबर नहीं है। आगे आयत और समचतुर्भुज, आयत और समचतुर्भुज, आयत और समचतुर्भुज, ये 2 है, इसका मतलब इसमें बराबर है, तो ये वाला आंसर सही है, ठीक है। समझ में आ गया, हमने सभी फिगर्स का बता दिया है। समलंब चतुर्भुज में कोई नहीं होती है, आप चाहो तो बना के देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी घड़ी में 7 बजने पर उसकी घंटे और मिनट की सुइयों के बीच के 2 कोणों की माप होती है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर घड़ी में 7 बज रहा है, मान लो ये घड़ी है छोटी सी नन्ही मुन्नी सी, और इसमें हम 7 बजा दे रहे हैं, यहाँ 6 रहता है, यहाँ 12, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ बाकी भाड़ में जाए उससे मतलब नहीं है, यहाँ से एंटर है भैया। चलो मान लेते हैं यहाँ एक छोटी छोटी लाइन खींच देते हैं। ये क्या आ गया भैया, तुमसे किसने कहा था, हटाओ। चलो एक लाइन देखो यहाँ और एक लाइन यहाँ, ये देखो 7 बज रहा है भैया, घड़ी में 7 बज रहा है। कह रहा है 2 कोण, सुइयों के बीच में 2 कोण कौन कौन होंगे? आराम से देखिए, आराम से। आप सभी को पता है कि 1 मिनट में 6 अंश होते हैं, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश बनाती है। तो 2 कोण कैसे? अरे सर जी, एक कोण इधर है और एक कोण इधर है, 2 कोण नहीं बनेगा, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। थोड़ा आराम से देखेंगे। सर जी यहाँ पर है, यहाँ पर है, अगर यहाँ पे होती तो 5 अंश का गैप, सॉरी 5 मिनट का गैप, यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 25, है ना, ऐसे कुछ ऐसे होता है 20-25। तो भैया जी इसको इरेज करो, हमारी घड़ी में फिलहाल ये टाइम हो रहा है। देखो ध्यान से, बहुत ही आसान है वैसे। इन दोनों सुइयों के मध्य कितने मिनट का गैप है, कितने मिनट का? सर जी यहाँ पे 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, तो 1 मिनट में 6 अंश, तो 25 मिनट में कितना? 25 छक्का 150, इसका मतलब 150 अंश। इधर है 150 अंश, जिसमें 150 है वो सही, इसमें 150 है, बाकी किसी में 150 नहीं है, तो इसलिए सही। दूसरा तरीका, सर जी जब ये 150 आ गया है ना, तो पूरा एक चक्कर पे कितने अंश का कोण बनता है? 360। इधर 150 है तो 360 में से 150 निकाल देंगे तो 210 आ जाएगा, आपका आंसर वो वाला सही हो गया, ठीक। इधर कितना बनेगा? 210। दूसरा तरीका 210 निकालने का, सर जी एक सुई यहाँ पर है, अगर एक यहाँ पे रहे तो 15 का गैप, यहाँ से तो 30 और यहाँ 35, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में जो इधर का गैप है, इधर का जो गैप है वो 35 मिनट का है। अब हम ऐसे कर सकते हैं कि 1 मिनट में 6 अंश, तो 35 छक्का 210, सही है। आप चाहे जैसे कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वैसे सही तरीका ये है, सबसे आसान तरीका ये है कि 360 में से घटा लो, इधर वाला निकल आएगा, क्योंकि आपको पता है पूरा एक चक्कर में 360 होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वाह, कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार गणित के आकलन में क्या शामिल होना चाहिए? गणित के आकलन में जो आकलन हम लोग करते हैं, यानी जो टेस्ट करते हैं, उसमें क्या चीज सम्मिलित होना चाहिए? पहला बोला है विद्यार्थियों के अंकों के अनुसार उन्हें वरीयता क्रम देना। ये तो गलत बात है कि अगर जैसे आपने किसी का टेस्ट किया, उसके बाद
उसमें देखा कि एक को 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, 30 नंबर, उसके बाद नीचे वाले कह दो तुम गधे हो और जो अच्छा है वाह भाई वाह बहुत, नहीं ये सब नहीं करना है। यानी वरीयता क्रम आपको नहीं बनाना है, ठीक है, वरीयता क्रम आपको नहीं बनाना है। अगर आप बना रहे हैं तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खुद को पता चले। और किसी वैसे पहली बात तो बनाने नहीं चाहिए, इसका मतलब ये शामिल नहीं होना चाहिए। अगला कह रहा है कि अवधारणात्मक समझ और समस्या समाधान कौशल के अर्जन के आधार पर विद्यार्थियों की प्रगति, हाँ ये सही है। अवधारणात्मक यानी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, उसको समझना चाहिए कैसे होना चाहिए, और समस्या समाधान कौशल के अर्जन के आधार पर विद्यार्थियों की प्रगति, समस्या वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसके आधार पर उसका टेस्ट होना चाहिए कि हाँ ये देखो बहुत अच्छी तरीके से समस्या सॉल्व करता है, ये नहीं कर पाता है, उस तरीके से ये चीज शामिल होना चाहिए। तो ये वाला सही है, फिलहाल इसको भी पढ़ देते हैं। प्रक्रियाओं और सूत्रों के ज्ञान का टेस्ट लेना, अरे भैया सूत्र आप कैसे, सूत्र बच्चा कैसे लिखेगा, याद करके रट करके, इसका मतलब रटना यहाँ पर अलाउड नहीं है, गलत। जब भी किसी क्वेश्चन में रटना आ जाए, रट्टाफिकेशन की बात आए, याद करने की बात आए, तो उसको काट दीजिएगा। एनसीएफ ने डायरेक्ट मना कर दिया है, रटने पर जोर नहीं है, ठीक है, रटना एकदम नहीं है। आगे विद्यार्थी की त्रुटि रहित गणना करने की योग्यता की जांच करना, टेस्टिंग द एबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट टू डू एरर फ्री कैलकुलेशन, विद्यार्थी की त्रुटि रहित गणना। अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, आपने टेस्ट किया उसके बाद जहां गलत है ना उसको पॉइंट कर देते हैं, ये लिखो भैया ये गलती है तुम्हारी, नहीं ऐसा ना करो। जब उसने गलती कर दिया है तो आप अपने अंदर रखे रहो, अगली बार उसको टेस्ट लेने से पहले ही सबको ऐसे बता दो कि हाँ ये गलती कोई नहीं करेगा, ताकि वो भी जान जाए कि हमसे ये गलती हुई थी अब हम नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब डायरेक्ट नहीं कहना, इनडायरेक्ट कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये तो गलत है, ठीक है, यानी बी वाला सही है। हमेशा एनसीएफ जो जोर देता है 2005 वाला, उसने बहुत ज्यादा जोर दिया है कॉन्सेप्ट पर, कॉन्सेप्ट लर्निंग पर, किसी चीज को अच्छी तरीके से उसकी अवधारणा क्लियर करो, ताकि वो अपने आगे आने वाले समय में जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो क्वेश्चन धड़ल्ले से हो जाएंगे, रटाओगे कुछ नहीं काम चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन आजकल जो चल रहा है ना, आजकल जो चल रहा है वो सिर्फ रटाने पे फोकस हो रहा है और ट्रिक उरिक बताई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एनसीएफ ने खास तौर से मना किया भैया, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना, इसलिए बार बार कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कोई भी दिक्कत किसी क्वेश्चन में नहीं होगी। चलो नेक्स्ट कह रहा है, ये भी 2024 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थी प्रतिशतता छूट पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं, ठीक है, प्रतिशत में छूट जो है उस पर आधारित प्रश्न को हल कर रहे हैं। एक प्रश्न में विद्यार्थियों को प्रत्येक मोटरसाइकिल पर 8% की छूट के साथ 2 मोटरसाइकिलों के मूल्य का परिकलन करने की आवश्यकता है। मतलब 2 मोटरसाइकिल बेची गई जिस पर 8% की छूट देना है। क्या कह रहा है, एक समूह दोनों मोटरसाइकिलों के कुल मूल्य का परिकलन करता है, परिकलन करता है दोनों के मूल्य का, और फिर कुल मूल्य से 16% काट लेता है। नहीं भैया, प्रतिशत चाहे 1 पे निकालो, चाहे 100 पे निकालो, चाहे 1 लाख पे निकालो, एक ही बार निकाला जाएगा, 2 बार निकालोगे गलत हो जाएगा। जैसे अगर एक मोटरसाइकिल का दाम मान लेते हैं 100 रुपए है, दूसरी वाली भी 100 रुपए है, अगर आप ऐसा करेंगे, ऐसा 8% की कमी, तो भैया जी ये 92 की मिलेगी, इसमें भी 8% की कमी तो 92 की मिलेगी, ठीक है, 92 100 कितना हो रहा है, 92 184, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, दोनों को मिला दिया, 100 का 200 हो गया, उसके बाद निकाल दिया 16%, सही है। अब 16% निकालने के बाद तो इसका आ गया 32 रुपया, कितना भैया कम हो गया, 32 रुपया कम हो गया, कितना 32 रुपया कम हो जाएगा। अच्छा आप निकालेंगे तो इसका 32 रुपया आएगा, और जब 200 में से 32 निकालेंगे ना तो 168 रुपये, गलत हुई ना, कैलकुलेशन गलत हुआ ना। आपने एक मोटरसाइकिल बेचा, 2 मोटरसाइकिल, तो आपको 8% की छूट देना है, ये नहीं कि 5 मोटरसाइकिल है तो 500 हो गया, लाओ 8 पंजे 40% की छूट, नहीं भैया, 1 पर 8 है ना तो 10 पे लगाओगे तब भी 8%, जोड़ के निकालो तब भी 8%, ये गलत कर दिया, 16% निकाल दिया, गलत है। तो कह रहा है समूह द्वारा प्रयोग की गई विधि, आगे देखो गलत है, क्योंकि उन्होंने कुल मूल्य से 8% की जगह 16% छूट काट दी है, सही बात है यही है, गलत है भैया। अच्छा गलत है क्योंकि उन्होंने कुल मूल्य से 16% काट दिया है, बजाय 16% कुल मूल्य के औसत से, नहीं भैया,
कुल मूल के 16% कह रहा है, कुल मूल के औसत से 16% काटना था। नहीं भैया, 8% काटना है। देखो 8% की जगह 16% काट दी है, तो यही वाला सही है, ये वाला गलत है। सही है, कैसे सही है भैया? गलत तो किया है। प्रश्न को हल करने की वैकल्पिक कार्यनीति ये सही है, आजकल यही चल रहा है कि ट्रिक वाला बताओ सर जी, ट्रिक वाला देख लो। वैकल्पिक अगर निकालोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है। चलो पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक 12 घंटे वाली घड़ी में 9 AM पर मिनट की सुई के सिरे और घंटे की सुई के सिरे के बीच की दूरी क्या होगी यदि मिनट की सुई की लंबाई 4 सेंटीमीटर और घंटे की सुई की लंबाई 3 मीटर है। अच्छा ठीक है, एक घड़ी है छोटी सी ऐसे, इसमें कह रहा है कि 9 बज रहा है, ठीक है, मान लेते हैं ये 9 बज रहा है, और छोटी करते हैं, चलो जाने दो, ये 9 बज रहा है भैया, और कह रहा है इनके बीच की दूरी कितनी होगी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होगी, यानी हमें इस चीज की वैल्यू बताना है। तो सर जी दुनिया को पता है 9 बजता है तो कोण 90 अंश का बनता है, तो अगर हम इसको बाहर निकालते हैं तो ये ऐसे त्रिभुज बनेगा, ये 90 है, जिस त्रिभुज में 90 अंश का कोण बन जाए, समझ लो वहां पाइथागोरस चचा आ गए, यहां बैठे हैं, इन्होंने कहा था कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण 90 के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, बाकी इन दोनों में झगड़ा करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको लंब बोल सकते हो या आधार बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, अगर ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, लेकिन कर्ण कभी जीवन में नहीं बदलेगा, 90 के सामने वाले को कर्ण बोला जाता है। अब थोड़ा आराम से कह रहा है कि यदि मिनट की सुई की लंबाई 4 सेंटीमीटर और घंटे की सुई की लंबाई 3 सेंटीमीटर, सही है, ये घंटे वाली है और ये मिनट वाली है, सही है। अरे भैया चाइना वाले उठाएंगे क्या आपको, ऐसा करोगे। घंटा और मिनट, ये घंटे वाली है, घंटे वाली की लंबाई 3 है, इसकी 4 है, तो कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी बताओ। सर जी अगर यहाँ 4 लिखते हो यहाँ 3 लिखते हो, पटक दो, काम खत्म। वैसे आपको पता होना चाहिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है 3 4 5, 3 4 5 ये साथी होते हैं। अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब 4 का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग यानी 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, इसका मतलब 25 आ गया। हमें कर्ण का मान निकालना है, कर्ण के वर्ग का नहीं, तो वर्ग हटाएंगे इधर से तो उधर बनेगा वर्गमूल, तो 25 अंदर रहेगा वर्गमूल यानी बाहर आएगा 5। वैसे ही आपको ये याद होना चाहिए 3 4 5, तो इसकी लंबाई हो गई 5 सेंटीमीटर। कौन सा सही है भैया, ये सी वाला। इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, एक तो घड़ी का ये कोण पता चला अंश से, मिनट से अंश पता चला, और दूसरा पाइथागोरस चचा का फार्मूला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में निम्नलिखित इबारती सवाल दिया। इबारती सवाल का मतलब वो लिखा रहता है जो वर्ड प्रॉब्लम होती है, यानी जिसमें डायरेक्ट नहीं रहता है कि 325 में 525 जोड़ो, ऐसा कुछ नहीं रहता है। वो कहेगा कि एक बोरे गेहूं का दाम 545 रुपये है, तो 10 बोरे गेहूं का दाम कितना होगा, वो बोला जाता है इबारती प्रश्न, ठीक है, ऐसे प्रश्न को दिया गया है। स्कूल पिकनिक के लिए एक गाड़ी में 12 बच्चों को बैठाया जा सकता है। एक गाड़ी में कितने बच्चे आ सकते हैं, 12। अगर स्कूल पिकनिक पर 78 बच्चे, कितने बच्चे, 78 बच्चे जाएंगे तो कितनी गाड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। एक विद्यार्थी ने इसका उत्तर 6.5 दिया एक गाड़ी में 12 आ रहे हैं तो 2 गाड़ी में 24, 3 गाड़ी में 36, ऐसे बढ़ते बढ़ते 78 लोग हैं। तो उसने क्या किया, जो भी विद्यार्थी है उसने 12 से इसको भाग दे दिया, पता चल जाएगा, तो उसका उत्तर आ गया 6.5। उसका उत्तर कितना आ गया, 6.5। और उसने डायरेक्ट जोर से बताया कि सर जी 6.5 गाड़ी। अब 6.5 गाड़ी कहाँ से आए, 6 गाड़ी तो आ जाएगी, उसके बाद आधी गाड़ी, क्या 2 चक्का आगे का रहे, पीछे के 2 चक्का गायब कर दें, ऐसा तो हो नहीं सकता है। या तो 6 गाड़ी आएगी या तो 7 गाड़ी आएगी, सही है। तो फिर आगे बोला है निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त परिस्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, सर्वाधिक सबसे सही आपको बताना है। चलो ए वाला, विद्यार्थी द्वारा दिया गया उत्तर सही है। हाँ उत्तर तो सही है, 6.5 उत्तर तो सही है, लेकिन क्या इससे भी अच्छा कोई ऑप्शन है, उसको देखते हैं।
उत्तर तो सही है, 6.5 ही आएगा, लेकिन गाड़ियों की संख्या है इसलिए वो सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कह रहा है शिक्षिका इस परिस्थिति का उपयोग निकटन करने की अवधारणा तथा इसके दैनिक जीवन में महत्व को प्रस्तुत करने के लिए कर सकती है। तुम भैया गलत हो जाओ, तुम फिलहाल सही। क्यों? क्योंकि शिक्षिका इस परिस्थिति का उपयोग निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन का, अप्रोक्सीमेट, जैसे 6.5 गाड़ी होती नहीं, या तो 6 गाड़ी लेके जाओ या तो 7 गाड़ी लेके जाओ। आपको पता है कि अगर हमें दशमलव के बाद ये देखना है, बाकी को छोड़ना है, तो अगर 4 तक नंबर है, 4, 1 2 3 4, 4 तक है तो उसको वैसे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर 4 से ज्यादा है तो एक जोड़ना पड़ेगा तब छोड़ना पड़ेगा। सही है, जैसे देखो हम इस 5 को छोड़ना चाहते हैं तो ये 4 से ज्यादा है, इसका मतलब इसमें बगल वाले में एक जोड़ो तो ये कितना हो गया, 7, और ये हो गया खत्म, चाहे आप इसको लिखो या ना लिखो। तो उत्तर कितना आया, 7। तो हम यहां से अप्रोक्सीमेशन यानी राउंड ऑफ का क्वेश्चन सॉल्व करना बता सकते हैं कि जब कभी भी 4 से ज्यादा हो जाता है तो हम उस वैल्यू को छोड़ देते हैं। सही है, समझ में आया, और बगल वाले में एक जोड़ देते हैं, इसलिए 6.5 गाड़ी नहीं जाएगी, 7 गाड़ी जाएगी। तो सबसे सही जो है, शिक्षिका का इस परिस्थिति का उपयोग निकटन करने की अवधारणा तथा इसके दैनिक जीवन में महत्व को प्रस्तुत करने के लिए कर सकती है। मतलब ये गलत है, ये उससे अच्छा है। आगे, ये प्रश्न विद्यार्थियों को भ्रमित करने वाला है। अरे नहीं भैया, भ्रमित कहाँ है, सही तरीका उसने पूछा है, बताओ गाड़ी कितनी, भ्रम कहाँ है इसमें होगा। आगे, विद्यार्थी विभाजन की अवधारणा नहीं जानता है। अगर विभाजन यानी भाग की अवधारणा नहीं जानता तो भाग कैसे किया, उत्तर तो सही दे रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो सबसे जो उपयुक्त है वो बी वाला सही है। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है किसी त्रिभुजी आधार के प्रिज्म में फलकों की संख्या, एक होता है प्रिज्म, एक होता है पिरामिड, प्रिज्म और एक होता है पिरामिड। पिरामिड में आपने नाम सुना होगा, गीजा का पिरामिड, मिस्र का पिरामिड, है ना। पिरामिड का मतलब होता है नीचे कोई भी आकृति हो सकती है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो जब उठेंगे तो एक बिंदु पर खत्म होंगे। जैसे कुछ इस तरीके का, मान लेते हैं कि ये ऐसे, ये यहाँ ऐसे, ये खत्म हो जाएगा, ऐसे ऊपर एक बिंदु पर खत्म हो जाएंगे, एक कोने पे खत्म हो जाएंगे, तो उसको पिरामिड बोला जाता है। और प्रिज्म का मतलब होता है जो आकार नीचे वही आकार ऊपर भी होना चाहिए। जैसे आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं वो भी एक प्रिज्म है, जैसे पाइप एक प्रिज्म है। जैसे आप रूम में जहां पढ़ रहे हैं, अगर नीचे वर्ग है तो ऊपर भी वही वर्ग होगा, सेम वैसे ही है ना। अगर नीचे आयत है तो ऊपर भी आयत ही रहेगी, तो उसको बोलते हैं प्रिज्म। ये प्रिज्म है त्रिभुजी आधार, यानी उसके नीचे त्रिभुज है। तो पूछा है फलकों की संख्या, भैया जी एक त्रिभुज वाला प्रिज्म, देखो हम बना दे रहे हैं, चलो फिलहाल इसी पे हजम कर लो, यही, ये नीचे भी त्रिभुज ऊपर भी त्रिभुज। ठीक है, इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, बहुत ही आसान है। इसमें फेस पूछा जा सकता है, फलक, फलकों की संख्या पूछी जा सकती है। इसमें एज पूछा जा सकता है, किनारों की संख्या यानी कोरों की संख्या या किनारों की संख्या। और इसमें वर्टिक्स पूछा जा सकता है, यानी कोनों की संख्या या शीर्षों की संख्या, चाहे आप कोना कहो चाहे शीर्ष कहो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इतनी चीजें पूछी जा सकती हैं, बहुत ही आसान है, और पूछा जाएगा प्रिज्म से ही पूछा जाता है ज्यादातर। ठीक है, तो प्रिज्म में सबसे आसान जो फिगर नीचे रहेगा उसमें आप देख लो कितनी भुजा है। मान लो कि कोई ऐसा फिगर है जिसमें भुजाओं की संख्या n है, n का मतलब 3 4 5 6 7 8 कुछ भी। तो अगर फलक पूछेगा, फलक, तो बस n में 2 जोड़ दीजिएगा। अगर h पूछेगा कोर, तो कोर में 3 से गुणा कर दीजिएगा n में। और अगर वर्टिक्स पूछेगा, वर्टिक्स, तो 2 से गुणा कर दीजिएगा। हो गया, फार्मूला बन गया, काम खत्म। जैसे जिस रूम में आप पढ़ रहे हैं वहां कितने फलक हैं, तो आप नीचे देख लो, नीचे क्या बना है, एक आयत। हमारे रूम में आयत बनी है, तो आयत में 4 भुजा, यानी n का मान 4 हो गया, n का मान 4 आ गया। बस अगर कोई फलक पूछे तो 4 में हम 2 जोड़ देंगे, यानी फलक 4 धन जो 2, इसका मतलब उत्तर 6। देख लो, एक सामने है, एक पीछे इधर है, और एक इधर है, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, 6 फलक। सही है। अगर कोई एच पूछता है, एच देख लो, यहाँ एच लिखवाया गया, 3 से गुणा, एच का मतलब कोर, तो 3 गुणे 4 यानी 12 कोर। देखो 1 4 नीचे कोर है, 1 2 3 4, 4 ऊपर है 8, और यहाँ भी है,
देखो कोर है ना, जैसे नंबर ही टर्म देखो कोर है ना, तो कितनी होती है 12। वैसे अगर आपसे पूछा जाए वर्टिक्स तो 2 से गुणा कर दो, 2 चौका 8। कोने कितने हैं 8, 4 कोने ऊपर है 4 कोने नीचे 8, सही है। वैसे आपका क्वेश्चन ये है कि अगर त्रिभुज है, त्रिभुज का मतलब n का मान 3 हो गया। आपसे क्या पूछा गया, फलकों की संख्या, फलकों की संख्या में हमेशा 2 जोड़ेंगे तो n + 2, यानी कि फलकों की संख्या कितनी हो गई 5, खत्म, सही है। बहुत आसान है, फार्मूला नोट कर लीजिएगा। किसी भी पृष्ठ में अगर n आपको पता चल जाए, नीचे कौन सा फिगर है अगर वो पता चल जाए, तो हम फलक भी निकाल सकते हैं, एच भी निकाल सकते हैं, वर्टिक्स भी निकाल सकते हैं। वर्टिक्स में 2 से गुणा, एच में 3 से गुणा और फलक में 2 जोड़ देंगे, काम खत्म, सही है। और अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा ना तो आप अपने दिमाग में नंबर ईटा लाओ, नंबर ईटा, या जिस रूम में बैठ करके आप पेपर दे रहे हैं वही काउंट करके देख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 5 भाज्य संख्या, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से कटे, खुद से कटे और किसी और से कट जाए। एक से तो कटती है दुनिया की हर संख्या, खुद से हर संख्या कटती है, इन दो के अलावा किसी और से कट जाए उसे बोलते हैं भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर, ठीक है। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर वो है 4, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4। सर जी 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, 2 तो एक भाज्य संख्या है, 3 एक भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या है, 2 और 3 अभाज्य संख्या है, तो हमें चाहिए भाज्य संख्या। सबसे छोटी जो है भाज्य संख्या वो 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 9 है, सॉरी 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 12 है, 14 है, 15 है। लेकिन सर जी हमें कितना चाहिए, प्रथम 5, प्रथम 5 संख्या, तो इनका क्या निकालना है, औसत। औसत का फार्मूला एवरेज, किस इसका फार्मूला, सर जी इसी को मीन बोला जाता है, याद कर लीजिएगा, अभी आएगा क्वेश्चन बताएंगे। अर्थमेटिक मीन, या जिसको माध्य बोला जाता है, चाहे माध्य बोलो, चाहे औसत बोलो, चाहे जो बोलो भैया, आपकी मर्जी है, इनमें से कुछ भी बोलो। फार्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। सबसे पहले पदों का योग, इन पांचों का जोड़, 6 4 10 8 18 9 27 27 10 37। नीचे कितने हैं भैया, पदों की संख्या, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5, 7.4 आना चाहिए। हमने कैसे किया, हमें अच्छा आपको ऐसे आता है 5 7 35, 5 चौक 20, ऐसे आता है तो सही कर लीजिए, 7.4 ही आएगा। 37 में 5 से भाग दिया गया, 5 7 35, 2 हासिल था, 5 चौक 20, 7.4 आ गया। यहां से एक चीज याद रखना है कि एवरेज, माध्य, औसत ये सब एक ही है। फार्मूला सबको ऊपर जोड़ना है, नीचे जितनी संख्या उतने से भाग देना है। इसमें आपसे पूछा जाएगा माध्यक, चलो अभी आएगा क्वेश्चन तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमें 2 चीज और सीखना है। एक यहां से रेंज याद करना है भैया, रेंज यानी जिसको हम लोग बोलते हैं परिसर। परिसर का मतलब होता है सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, सबसे बड़ा मान जो रहेगा और सबसे छोटा मान रहेगा वही, दोनों का अंतर ही परिसर होता है, याद रखिएगा। और इसके बाद आता है मोड, मोड का मतलब बहुलक। बहुलक एक ऐसी संख्या जो आपके डेटा में, जो आपके आंकड़े में सबसे ज्यादा बार आए, जो सबसे ज्यादा बार है, जिसका लक सबसे ज्यादा रहे, उसी को बहुलक बोलते हैं, सही भैया। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 2 है, 2 है, 5 है, बताओ इसमें बहुलक कितना है, बहुलक। तो सर जी सबसे ज्यादा बार कौन आया है, देखो सबसे ज्यादा बार 2 आया है, 2 आया है सबसे ज्यादा बार, इसलिए बहुलक का उत्तर 2 हो जाएगा। अगर इसमें रेंज की बात करें, परिसर की, तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, सबसे बड़ा 5 है, सबसे छोटा कौन है 2, इसका मतलब यहाँ 5 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, सही है। तो 5 में से 2 निकालिएगा तो उत्तर 3 आ जाएगा, याद रखेंगे, आई होप आप याद रखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन एग्जाम में लेकर के जाएंगे, फोड़ेंगे दिमाग, उसके बाद एकदम 100% मार्क्स लेके आएंगे। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 12। शिखा ने विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को उनकी भुजाओं के आधार पर सफलतापूर्वक वर्गीकृत किया, यानी भुजा देख करके कि ये छोटी बड़ी बराबर है, ऐसे ऐसे देख करके वर्गीकृत कर लिया है, इसकी तीनों भुजा बराबर है, इसकी 2 भुजा बराबर, इसकी 1 भुजा बराबर नहीं है। वो
हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति चिंतन के किस स्तर पर? ओहो, वैन हीले, इनका नेम कहाँ है? इसमें कहीं है लिखा होगा। वैन हीले बोलो या वैन हेले बोलो, कुछ भी बोलो, इन्होंने 5 स्टेज बताए थे। कितने स्टेज? 5 स्टेज, 5 स्तर बताए थे। लेकिन लेवल आराम से देखो, इसमें कंफ्यूजन होती है लोगों को। पहले वाले को बोला जाता है लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 0 में इन्होंने बताया। अच्छा, ये क्यों बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं वो भी समझ जाओ भैया जी। ज्यामिति सीखने की जो प्रक्रिया है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, कुछ भी हो, अगर उसको ज्यामिति सीखना है तो हमेशा ये 5 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। पहले वाले का नाम है विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन। उसके बाद है एनालाइजिंग, उसके बाद है क्या है भैया? इनफॉर्मल डिडक्शन। ठीक है, इनफॉर्मल डिडक्शन, इनफॉर्मल डिडक्शन। उसके बाद आता है फॉर्मल डिडक्शन, उसके बाद रिगोर। अब समझो आराम से। विजुअलाइजेशन का मतलब जो कोई चीज देखो, अगर जैसे ये पेन दिखाई दी, ओ सर जी तो सीधी है, इसका मतलब ऐसे बनेगी इसकी रेखा, है ना। और समोसा देखो, अच्छा ये ऐसे ऐसे बना, इसका मतलब त्रिभुज त्रिभुज की तरीके से कुछ बना। जैसी आकृति आपको दिखाई दे, अपने माइंड में वैसा फिगर बनाना, उसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। सही है। तो जैसे जो कुछ भी दिखाई दे, अच्छा ये समोसा है, ओहो ये तो त्रिभुज की तरीके से बना है, अच्छा ये दरवाजा है, ये तो कुछ आयत की तरीके से बना है, तो विजुअलाइजेशन होता है। एनालिसिस में क्या होता है कि अब बच्चा जो है वो वर्ग और आयत में डिफरेंशिएट कर सकता है, वर्ग और आयत में डिफरेंशिएट कर सकता है, वर्ग और आयत में उसको देख करके, अच्छा इसकी चारों भुजा बराबर होती है, इसकी 2 ही बराबर होती है। और इनफॉर्मल डिडक्शन का मतलब होता है उसकी प्रॉपर्टी के आधार पर उसको अलग कर सकता है। ओहो हो, ये देखो इसके चारों 90 होते हैं, इसके पता नहीं कैसे क्या होते हैं, है ना, इसके विकर्ण बराबर होते हैं, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। फॉर्मल डिडक्शन में क्या होता है कि उसमें फार्मूला बनने लगता है, मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे होता है। आगे लेवल 4 में यानी स्टेज 5 में रिगोर, यानी अब वैज्ञानिक की तरीके से सोचने लगते हैं एकदम, वो तो बहुत हाई लेवल की है। तो चलो इसमें क्या है, त्रिभुजों को उनकी भुजाओं के आधार पर सफलतापूर्वक वर्गीकृत किया। इसमें क्या है, जैसे देखो वैसे पहचानो, है ना। तो इस लेवल पे तो नहीं है, एनालाइज कर रही है, एनालाइज भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत किया जा रहा है। इसका मतलब उसको देख करके, अच्छा इसमें 3 भुजा बराबर ये लग रही है, तो क्या कर रही है वो, एनालिसिस कर रही है। कौन सा सही है भैया, विश्लेषण कर रही है। ठीक है, दृश्यीकरण सिर्फ देख करके थोड़ी ना, भुजाओं के आधार पर कर रही ना, ऐसा थोड़ी ना है देखो ऐसे वाला है, ये ऐसे वाला है, ये थोड़ी ना कर रही है। वो पूरा देख करके त्रिभुजों का आधार पर सफलतापूर्वक वर्गीकृत कर रही है। ठीक है, चलो एनालिसिस कर रही है यानी विश्लेषण कर रही है, समझ में आ गया। वैसे इनफॉर्मल डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन, विजुअलाइजेशन हमने सभी आपको बता दिया वैन हीले के बारे में। चलो क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन है संख्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संख्याओं के बारे में सबको पता है कि सबसे पहले नेचुरल नंबर होता है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। कहाँ से स्टार्ट होती है, 1, 1 2 3 4 ऐसे चलती रहती है। इसके बाद W आता है जिसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। इसमें खाली 0 बढ़ जाता है, बाकी लोग वही रहते हैं। ये इसके बाद आता है पूर्णांक, पूर्णांक जिसको हम लोग Z या I बोलते हैं, कुछ भी बोलो। ये माइनस इनफाइनाइट होता है, ऐसे ऐसे -1 होता है, -0 1 2 3 ऐसे चलता रहता है प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक, अगर पूर्णांक बटे पूर्णांक लिखा है तो उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। भैया तुम कहाँ आ गए पढ़ने। चलो पूर्णांक बटे पूर्णांक को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। ऊपर 0 रख सकते हैं लेकिन नीचे 0 नहीं रखेंगे। परिमेय संख्या अलग है, अपरिमेय संख्या अलग है। अपरिमेय संख्या वो लोग हैं
जो रूट से बाहर ना आ पाए उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, या जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो रिपीट करेगा, जैसे 3.151515 रिपीट नहीं करेगा, ऐसे रिपीट नहीं करना चाहिए, रिपीट नहीं करेगा ना ही खत्म होगा, ठीक है, यानी उस पे लास्ट में पॉइंट 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 करके छोड़ दिया जाता है, ठीक है, जैसे कुछ इस तरीके से 3.14151617 जो भी आपको लिखना है इस तरीके से चलता रहता है। देखो रिपीट नहीं कर रहा है ना, तो ये अपरिमेय परिमेय, जब अपरिमेय और परिमेय, इसमें मान लो परिमेय है, इसमें मान लो अपरिमेय है, दोनों को मिला दिया गया, रियल नंबर बन जाते हैं, वास्तविक संख्या बन जाती हैं। अब चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर होल नंबर्स, सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या हैं, सभी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक यहां से होता है 1 से, ये ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ये पूर्णांक तो है लेकिन ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। कह रहा है सभी धनात्मक पूर्णांक यानी ये वाले पूर्ण संख्याएं हैं, तो पूर्ण संख्या में तो है ही है, सभी धनात्मक पूर्ण तो माने जाते हैं, सही है ना, इसका मतलब ये सही है। अगला सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या कौन है भैया, ये जो सभी पूर्ण संख्या है ना पूर्णांक होती हैं, तो पूर्णांक के अंदर तो है ही है, सही है, उनको भी बोला जाता है। आगे सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं सब वास्तविक संख्याएं हैं यानी रियल नंबर्स हैं, ये भी सही है। ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या, अरे भैया इनको भी वास्तविक दोनों मिला करके वास्तविक ही तो बोला जाता है, मतलब ये भी सही है। कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुने, कौन सा सही है। देखो आपके ऑप्शन में सिर्फ BCD दिया था आपके, लेकिन हमने बना दिया है ABCD, चारों सही है। आंसर की आई थी उसमें तो कॉमन मार्क्स दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है, चारों सही है, चारों सही है, इसका मतलब ये वाला सही है, ABCD चारों सही है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ऐसी आकृति को ढकने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टिकटों की कितनी न्यूनतम की संख्या आवश्यकता होगी। जो 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक आयत है और उसके साथ 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग जुड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक 6 और 4 की आयत है, ये 4 है ये 6, इसके साथ में एक 3 सेंटीमीटर का वर्ग जुड़ा है, 3 सेंटीमीटर। कह रहा है इसको ढकने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार कितनी न्यूनतम संख्या लगेगी टाइल्स की। जब भी ढकना है भरना है तो याद रखिएगा क्या करते हैं, संख्या निकालने के लिए जिस चीज को ढकना है उसका, अगर 2 चीज है तो क्षेत्रफल, 3 चीज है भरने वाला है तो वॉल्यूम, मतलब कुछ भी नहीं, ऐसे याद करो कि इन दोनों को गुणा करके ऊपर और नीचे, यानी ऊपर वो चीज जिनका क्षेत्रफल लिखना है वो चीज रहने चाहिए जिस चीज को आप ढक रहे हो, जैसे हम इसको ढक रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल ऊपर, और नीचे वो चीज होना चाहिए जिससे आप ढक रहे हो उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलो ऊपर क्या हम ढक रहे हैं, सर जी इसको भी ढक रहे हैं और इसको भी ढक रहे हैं, इसका क्षेत्रफल 6 चौक 24, इसका क्षेत्रफल 3 गुणे 3 यानी 9, हम लोग 24 को भी ढक रहे हैं और 9 को भी ढक रहे हैं, इसका मतलब 33 को ढक रहे हैं, तो ऊपर कितना रहेगा 33, नीचे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार, 1 सेंटीमीटर वाला वर्ग, 1 1 1 1, इससे हम लोग ढक रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल 1 गुणे 1 यानी 1 ही रहेगा। तो कह रहा है संख्या बताओ, तो 33, काम खत्म। याद रखिएगा जब भी संख्या पूछे तो जिस चीज में आप ढक रहे हो, जिस चीज को आप ढक रहे हो उसका क्षेत्रफल ऊपर, और जिस चीज से आप ढक रहे हो उसका क्षेत्रफल नीचे, बस काम खत्म, सिंपल सा है। चलो बी वाला, अगर ये प्रश्न आयतन में आ जाता तो जिस चीज का आयतन आप जिस चीज में आप भर रहे हो उसका आयतन ऊपर, और जिस चीज को भर रहे हो उस चीज को नीचे, जैसे इस रूम में हमें भरना है तो रूम का आयतन ऊपर रहेगा, और इसमें क्या भरना है, इतना बड़ा बड़ा गत्ता भरना है तो गत्ते का आयतन नीचे रहेगा, काम खत्म, संख्या आ जाएगी। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रस्तावित करती है कि 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने नामक परियोजना मिशन आरंभ किया है।
तो भैया जी आजकल जो प्राइमरी स्कूलों में चल रहा है वो चल रहा है कि निपुण योजना, इसके अंतर्गत 2025 तक हर बच्चे को एक लिमिट दी गई है कि कक्षा 1 वाले 5 वाक्य मिला करके पढ़ ले जाएं, 2 वाले 45 शब्द प्रति मिनट पढ़ ले जाएं और वहीं 3 वालों को 60 शब्द प्रति मिनट पढ़ना है। इस हिसाब से एक लिमिट दी गई है कि इतनी जानकारी तो होनी चाहिए भाषा और गणित में अगर 5 प्रश्न है 1 अंक की जोड़ घटाव आना चाहिए, 2 में गुणा आना चाहिए, 3 में 2 अंक का गुणा आना चाहिए, ऐसे ऐसे सबकी निर्धारित की गई है। उस योजना का नाम है निपुण योजना। ठीक है, ये याद रखेंगे, निपुण भारत। ऑप्शन बी सही है। निष्ठा, ये तो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। FLN, अरे भैया ये तो बुनियादी शिक्षा की बात करता है। चलो नेक्स्ट, कह रहा है कि अंकों इतने और इतने से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या का अंतर है। देखो इसमें 6 अंक ही दिए गए हैं और कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। तो सबसे बड़ी संख्या क्या रहेगी, सबसे बड़ा इसमें जो है वो पहले लिखिए 9, फिर 6, फिर 5, फिर 3, फिर 0, फिर 1, है ना? नहीं भैया, पहले 1 फिर 0, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। इस क्वेश्चन को बनाने का मकसद अभी क्या है वो देखते हैं। चलो भैया, ये हो गया सबसे बड़ी। सबसे छोटी कहां से निकालें, 0 से? नहीं भैया, पहले एक नॉन जीरो फिर 0, पहले एक अंक 0 से जो बड़ा रहेगा उसको लिखेंगे। ठीक है, जो 0 से मतलब 0 को छोड़ करके जो सबसे छोटा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे, ये याद रखिएगा। 3, 5, 6, 9, 0 1 ना लिख दीजिएगा, नहीं तो 5 अंक हो जाएगी। चलो अंतर निकालते हैं। 10 में से 9 गए 1 लास्ट में सही हो जाएगा। 10 में से 6 गए 4, 41 आ रहा है। 41 किसमें है, इसमें 31, इसमें 31, 2 सही हो सकता है। अच्छा कर दें। 12 में से 5 गए 7, यहाँ से 4 में से 3 गए 1, यहाँ से 6, यहाँ से 8, 861, 741, कहाँ है 861, 741। अब देखो इस क्वेश्चन को हमें देने का मकसद ये है कि अगर कभी भी ऐसा रहे 3, 5, 0 और कोई कहे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, और किसी को आप रिपीट कर सकते हो, किसी को रिपीट कर सकते हो, तो हमेशा याद रखिएगा हमारे पास 3 अंक है, बनाना है 4, तो हम एक को रिपीट करेंगे। तो देखो आराम से, जब बड़ी बनाओ ना तो बढ़के वाले को रिपीट करना। तो पहले 5 2 बार लिख दो, उसके बाद 3, उसके बाद 0। जब बड़ी बनाना तो बड़े वाले को रिपीट करना। और छोटे वाले में देखो, थोड़ा छोटे वाले में सबसे पहले 0 ना लिखिएगा ना तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना है 0 को छोड़ करके सबसे छोटा कौन है, 3, इसके बाद 0 और उसी 0 को 2 बार लिख दो, तब सही आएगा। तो बड़े वाले में, बड़ी संख्या में जिसको रिपीट करना है बड़का वाला होना चाहिए, और छोटे में छोटके वाले को रिपीट करना। लेकिन याद रखेंगे अगर 0 है तो 0 पहले नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस आकृति का अधिकतम क्षेत्रफल होगा, किस आकृति का अधिकतम क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल किसका ज्यादा होगा। कह रहा है भुजाओं 3 इकाई और 4 इकाई वाला आयत, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी इसका हो गया 12। इसका भुजाओं 3 इकाई वाला वर्ग, तो भुजा का वर्ग होता है यानी 9। अधिकतम पूछा है, इसका मतलब ये अभी गलत है, ये 12 है। आगे त्रिज्या 2 इकाई वाला वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 या 3.14 रख देते हैं। चलो 3.14 गुणे r का मान 2 है, स्क्वायर लिखना है तो इतना आ गया। सर जी ये 4 गुणे में 3.14, 4 चौक 16, 4 एकम 4 1 5, 4 3 12, इसका तो 12.56 आ रहा है, इसका 12 आ रहा था, 12 वाला छोटा हो गया। अब आगे देखो, कह रहा है कि भुजाओं 3 इकाई और 4 इकाई वाला समकोण त्रिभुज। अच्छा समकोण त्रिभुज यानी ये 3 है ये 4 है। निकालते हैं 1/2 गुणे में 3 गुणे में 4, ये यहाँ से कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी उत्तर आ गया 3 गुणे में 2, तो इसका तो 6 ही आ रहा है। मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये वाला सही, इसका सबसे ज्यादा 12.56 सही है। समझ में आया, सबका निकालना था, फार्मूला याद रहेगा तभी निकाल पाएंगे, नहीं तो दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर, कहां भैया, प्राथमिक स्तर पर गणित में एक शिक्षक की शिक्षा शास्त्रीय युक्तियों को केंद्रित होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एट प्राइमरी लेवल, अ टीचर्स
पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज। अच्छा, ये स्ट्रेटजी क्या होती है भैया? स्ट्रेटजी क्या होती है? बहुत ही आसान, जो ऐसी शिक्षण तकनीकी जो शिक्षण को आसान बनाए, आनंदमय बनाए, मतलब जिसमें रुचिकर बनाए, जो प्रभावपूर्ण हो, ज्यादा से ज्यादा समझा सके, उसको बोलते हैं स्ट्रेटजी। तो उसी के बारे में बात कर रहा है। इस मैथमेटिक्स मस्ट फोकस अपॉन, किस पे फोकस ज्यादा करेगी? युक्तियों को केंद्रित होना चाहिए। किस पर? कंठस्थ कराने पर, क्योंकि बच्चे विद्यालयों में एक कोरी स्लेट जैसे आते हैं। कंठस्थ याद कराने पे नहीं भैया, याद कराने की, मेमोराइजेशन की पावर नहीं होनी चाहिए, समझने की। बच्चे के अनुभवों के आधार पर अवधारणाओं को विकसित करना, ये सबसे सही है। जब भी अवधारणा शब्द आ जाए तो समझ जाइएगा ये पॉजिटिव को सोच को बताता है। और एनईपी 2005, ये इसी सॉरी ये एनसीएफ 2005 इसी पर ज्यादा फोकस किया था। तो जब कभी भी कुछ भी ना समझ में आए, तो जिसमें अवधारणा पॉजिटिव की बात कर रहे तो हमेशा इसी पे लगाइएगा, ठीक है। बाकी सूत्रों को याद कराना गलत, लिखित अभ्यास करने पर नहीं भैया। लिखित अभ्यास उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना अवधारणाओं को विकसित करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाओ, ठीक है। श्यामपट्ट का एक फलक, श्यामपट्ट का एक फलक, जैसे श्यामपट्ट है तो ऐसे बना रहता है एक फलक। ये क्या है? दो अंत बिंदु वाले, कहा इसमें अंत बिंदु है? एक अंत बिंदु वाले नहीं भैया। एक तल का एक भाग निरूपित करता है, पूरा जो समतल है उसका एक भाग निरूपित करता है। इसका मतलब ये वाला मिलेगा। तो ए वाला तीसरे से, ए वाला तीसरे से, ए वाला दूसरे से गलत, पहले से गलत, तीसरे से। आगे एक रेखा एक किरण, आराम से देखो। एक रेखा, रेखा का मतलब ऐसे होता है ये इधर भी बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ सकती है, कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। एक किरण में एक तरफ अंत बिंदु नहीं होता है, एक तरफ होता है। एक रेखा खंड में दोनों तरफ होता है, इधर भी बंद इधर भी बंद। अब चलो, एक रेखा में कोई, अच्छा यहां से देखो, एक किरण, किरण में एक अंत बिंदु, इसका मतलब यह हुआ कि इसको मिलना था इससे, सी वाला दूसरे से। रेखा क्या है? पहले यहां से एक रेखा खंड के दो अंत बिंदु होते हैं, सही है। और बाकी एक रेखा की निश्चित लंबाई नहीं होती है, क्योंकि वो इधर भी बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ सकती है, दोनों दिशाओं में बढ़ सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, दूसरे का चौथा, बी का चौथा। ये कह रहा बी का दूसरा, तुम भैया गलत, तुम सही। 2024 का क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया था 7 जुलाई। चलो एक बार फिर से मैच करा दे रहे हैं, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे पता नहीं क्या मिला हुआ है। श्यामपट्ट का एक फलक जो है वो निरूपित करता है तल का एक पार्ट। एक रेखा जो है उसकी निश्चित लंबाई नहीं होती है। एक रेखा किरण जो है उसके एक अंत बिंदु होते हैं, रेखा खंड के दो अंत बिंदु होते हैं, सही है। अभी अभी बता दिया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? विभाज्यता का नियम आपको आना चाहिए। 2 से वो संख्या कटती है जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से कोई अंक होना चाहिए। अगर इकाई के प्लेस में इनमें से कोई है तो कट जाएगी। 3 से वो संख्या कटती है जिसके अंकों का योग 3 से कटेगा तो कट जाएगी। 4 लास्ट का इकाई और दहाई वाला उठाएंगे, उसको काटेंगे, अगर कट जाएगा तो कट जाएगी। 5 0 या 5 हो तो कट जाएगी। 6 2 और 3 दोनों से कटनी चाहिए। तो ये है तरीका, इतने से तो काम चली जाएगा। कह रहा है 9, अच्छा 9 भी जान लो भैया, 9, 8 भी जान लो। इकाई दहाई सैकड़ा देखते हैं, तीनों को उठाएंगे, कोने में ले जाएंगे, मारपीट करेंगे, अगर पूरा पूरा हार गया, कट गया, तो इसका मतलब वो 8 से कट जाएगी, नहीं तो नहीं कटेगी। 9 अंकों का योगफल करेंगे, अंकों का योग निकालेंगे, अगर 9 से कटता है तो पूरी संख्या कटी मानी जाएगी। चलो 9 की यही चेकिंग है। 2 और 6 8, 1 9, 9 3 12, 4 16, 16 5 21, कितना आया? 21। 9 से नहीं कटेगा तो हटाओ इसको। 2 1 3 3 6 9 3 12 12 1 13 13 5 18, 18 तो 9 से कट गए, इसका मतलब कट जाएगी, खत्म। दूसरा तरीका सुनो, दूसरा 2 1 6 3 1 5। अगर आपको जोड़ना अच्छा नहीं लगता है तो आप 9 9 का जोड़ा हटा दीजिए, 9 9 को हटा दीजिए। जैसे 2 1 3 6 9 हट गया, काम खत्म। 9 बन जाए तो हटा दो। अब 3 1 4 1 3 1 4 और 5 9, 9 ये भी था, 9 ये भी था, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं तो सबसे कट जाती है, सही है। तो हमें 9 से काटन, 9 से कट जाएगी। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरविंदर अपनी कक्षा में विद्यार्थियों का नियमित रूप से टेस्ट लेता है और उनके अंकों की तुलना भी करता है। वो प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाता है।
जैसे कि औसत अंक प्राप्त करने वाले, औसत से कम प्राप्त करने वाले, औसत से अधिक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को यह किस प्रकार का मूल्यांकन है। चलो पहला है मानदंड संदर्भित यानी क्राइटेरियन रिफरेंस्ड। ये क्या होता है, मानदंड संदर्भित जो होता है वो हमें ये बताता है कि सर जी हमने अगर कोई मानदंड जैसे निर्धारित कर दिया, मान लेते हैं कि एक टेस्ट लिया गया जिसमें 5 नंबर निर्धारित कर दिया गया है कि 5 से अगर कोई 5 से ज्यादा पाया तो पास, अगर 5 तक पाया तो फेल। तो खाली ये बताता है कि पास हो कि फेल हो, पास हो कि फेल हो, ये बताता है मानदंड संदर्भित। ठीक है, कोई बच्चा पास है कि फेल है, बस कितना मार्क्स पाया वो नहीं बताता है, बस सिर्फ पास फेल बताता है। इसका मतलब ये वाला ये वाला आपको समझ में आ गया। अगला रचनात्मक फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव का मतलब उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, सारी चीजें, कैसा उसका बिहेवियर है, उस चीज का असेसमेंट, हर चीज का असेसमेंट। तो ये तो कह रहा है कि किसी टेस्ट लिया गया है, तो ये भी गलत है। आगे बोला है मानक संदर्भित, हाँ ये सही है, मानक संदर्भित, जिसमें हमें ये पता चलता है कि अगर हमने कोई क्राइटेरिया बना दिया है तो इससे ऊपर, जैसे देखो ये औसत अंक से, औसत अंक पाने वाले का ग्रुप अलग है, औसत से ऊपर पाने वाले का ग्रुप अलग है, औसत से नीचे पाने वाले का ग्रुप अलग है। तो ये है मानक संदर्भित, एक मानक तय किया गया था कि ये नंबर है, यहाँ से ज्यादा आपका है, यहाँ से कम आपका है, ये आपका है। ठीक है, इसमें और इसमें फर्क है भैया, ये सिर्फ हमें पास फेल बताता है। या कोई चीज हमने कह दिया कि तुम जाओगे या नहीं जाओगे, तो उसने कहा नहीं जाएंगे, तो हटाओ, इसमें जाएंगे मतलब यस या नो की वो बताता है, तो मानदंड है। और ये मानक अलग चीज है जिसमें हमें क्राइटेरिया पता चल जाती है कि ये ऊपर का है, नीचे का है, बीच का है, ये इस तरीके से। ठीक, और ये वाला है प्रोग्नोस्टिक यानी पूर्व अनुमानिक। ये क्या होता है कि जैसे किसी के बारे में देख करके ये पता लगाना कि भविष्य में क्या करेगा, उस चीज का टेस्ट लेना। हाँ ये बहुत अच्छा है, ये आगे चल के डॉक्टर बनेगा, तो उसको बोलते हैं पूर्व अनुमानिक यानी पहले से अनुमान लगाना। ठीक है, तो ऐसा कुछ टेस्ट है नहीं, वो तो सिर्फ मानक संदर्भित है। कौन सा है भैया, मानक संदर्भित। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विंसी का जन्म इतने में हुआ, 31/7 में उसकी आयु थी। बहुत ही आसान, जिस दिन आपको देखना है कि उसकी आयु कितनी है उस दिन को पहले लिखो, लेकिन लिखने का तरीका पहले ईयर रहेगा, फिर मंथ रहेगा, फिर डेट रहेगी, इस तरीके से लिखेंगे। और जिस दिन जन्म हुआ था उसको नीचे पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट। चलो घटा दे देंगे, 31 में से 8 निकल गया। अगर कभी ऐसा हुआ कि ये छोटा ये बड़ा, तो यहां से उधार लेंगे, एक महीना उधार लेंगे, यहां के बन जाएगा 30। ठीक, ये याद रखेंगे। 31 में से 8 गए तो 23 दिन। ठीक है, 23 दिन किसमें है, 23 दिन इसी में है, खत्म भैया, इतना आसान है, ये सब गलत है। वैसे आप निकाल सकते हैं। चलो अब कैसे घटाएंगे, यहां 2022 है और ये 7 है, ये 22 अगर एक साल इसको देगा, एक साल इधर जाएगा तो 12 महीने बन के जाएगा, एक साल कम हो जाएगा, 2021 बचेगा। ये चीज समझ जाइएगा, एक साल यहां से निकला, यहां गया 12 महीना बन गया, तो 12 7 19, 19 में से 8 निकल गया तो 11। अब ये 2021 में से 7 निकल गया तो 14 साल 11 महीने 23 दिन, 14 साल 11 महीना 23 दिन। जब कभी भी पड़ोसी से उधार लोगे तो जो उसके पास है वही देगा, लेकिन हमारे पास जब आएगा तो बदल जाएगा, जो हमारे पास रहेगा वो बन जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित कक्षा में शिक्षक भिन्न भिन्न कोणों की अवधारणाओं को समझाती हैं, उसे ये अनुभूति होती है कि कैंची को समझाने के लिए सर्वोत्तम उदाहरण है। कैंची जो है किस चीज को समझाने के लिए सर्वोत्तम उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है कैंची। कैंची आपने देखा है, मान लो ये कैंची है भैया, ओहो ऐसे नहीं बनेगी, पता नहीं कैसे ऐसे रहती है। मान लेते हैं ये कैंची है, चलो ये है कैंची, मान लेते हैं कुछ देर के लिए ये कैंची है। ये किसका उदाहरण है, शीर्षाभिमुख कोण, जिसका हम लोग वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं। हाँ ये सही है, वर्टिकली अपोजिट क्या होता है सर जी, अगर दो रेखा ऐसे काटती है तो इसको और इसको शीर्षाभिमुख कोण को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, एक इधर बन रहा है एक इधर बन रहा है, या इन दोनों को शीर्षाभिमुख बोला जाता है। सही है, तो ये बहुत अच्छा है कैंची वाला। देखो इधर वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर है, इसका मतलब शीर्षाभिमुख इससे समझाया जा सकता है, तो ऑप्शन ए वाला सही है। कोणों का रैखिक युग्म, हाँ ये भी बताया जा सकता है। देखो ये सीधी रेखा है, यहाँ पर कोण, यहाँ पर आराम से बताया जा सकता है। अगर यहाँ से देखोगे ये वाला इसके साथ ये भी बताया जा सकता है, या ये वाला इसके साथ ये भी बताया जा सकता है, या ये वाला इसके साथ इसके
ये भी बताया जा सकता है, इसका मतलब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। संगत कोण नहीं बताए जा सकते हैं क्योंकि संगत कोण ये वाले होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला एक जैसा, एक ऊपर लाइन पे एक नीचे लाइन पे, एक दाहिने साइड तो एक दाहिने साइड इधर भी होना चाहिए। संगत कोण नहीं बताए जा सकते हैं। संगत कोण के लिए दो समांतर रेखा की जरूरत है और एक तिर्यक रेखा की जरूरत है, इसका मतलब ये नहीं पढ़ाया जा सकता। एक एकांतर कोण ये भी नहीं पढ़ाया जा सकता। एकांतर कोण का मतलब ये होता है, देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो कहाँ इससे बताया जा सकता है, कैसी से बताया जा सकता है, नहीं पढ़ाया जा सकता है, ये गलत है। तो कौन सा सही है, ए और बी कौन सा सही है भैया, ऑप्शन तीसरा सही है, ए और बी। समझ में आ गया। ये वीडियो में जाके देख लीजिएगा, पूरा बताया गया है, इसमें 8 कोड बनते हैं, क्या क्या नेम है, कौन कौन बराबर होते हैं। ज्योमेट्री की वीडियो देखिएगा, उसमें पूरा कंप्लीट आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बच्चे के गणितीय चिंतन को दर्शाता है। गणितीय चिंतन, गणित के बारे में कैसा सोचता है, उस चीज को बारे में दर्शाता है। क्या भैया, गणितीय अवधारणाओं की सटीक परिभाषा देने की योग्यता। परिभाषा का मतलब याद करना, इसका मतलब याद करने वाला उसमें नहीं आना चाहिए। सही सूत्रों को स्मरण करने की योग्यता, शीघ्र गणना करने की आवश्यकता, बहुत तेजी से नहीं, तो यही वाला सही हो गया, काम खत्म, बिना पढ़े। कह रहे गणितीय प्रक्रिया विधियों को समझाने की योग्यता। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी तो आप दूसरे को समझा सकते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की बात हो रही है, और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कहाँ, इसी में है ना, एनसीएफ 2005 में। हमेशा याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट की बात करता है। ये क्या कह रहा था, क्यों गलत है, गणितीय अवधारणाओं की सटीक परिभाषा देने की। तो ये परिभाषा याद करोगे तभी दे पाओगे, है ना। वर्ड टू वर्ड अगर सटीक परिभाषा आप दे रहे हो, इसका मतलब वर्ड टू वर्ड याद किए हो। जैसे कुछ लोग याद किए रहते, रट्टा मारे रहते, तो वो चीज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 25, जून 2022 में बिजली के 1 मीटर में रीडिंग 263 यूनिट थी, 263 यूनिट थी। अगले माह यह रीडिंग 345 हो गई। कितनी हो गई, 345। यदि प्रथम 50 यूनिटों के लिए विद्युत शुल्क 4 रुपए है, पहले यह बताओ कितनी यूनिट बढ़ी। तो 345 में से 263 माइनस कर देंगे, तो यहां से 214 में से ये 82 यूनिट का आपका हिसाब लगाना है। कितना यूनिट, 82। कह रहा है यदि प्रथम 50 यूनिटों के लिए शुरुआत के 50 यूनिट हमने कितना चलाया, 82, तो 82 में से 50 अलग कर दो और ये बचा कितना, 32, 82 हो गया। शुरुआत के 50 के लिए कह रहा है इसका रेट जो है 4 रुपए प्रति यूनिट है, मतलब ये 4 से गुणा होगा, तो 200 रुपया इसका लगेगा। आगे 51 से 100 यूनिटों के लिए ये शुल्क 5 रुपए प्रति यूनिट है। आगे के जो है 50 से ज्यादा अगर आप खर्चा कर रहे हो तो 5 रुपए लगेगा, देख लो 5 रुपए, तो इसमें 5 से गुणा कर दो, तो 50 चौका 200, हाँ सही तो है। चलो 160 रुपया इसका है, 200 रुपया इसका है। तो जुलाई 2022 के लिए कुल विद्युत शुल्क क्या है, तो 200 रुपया यहां लगा है और 160 यहां लगा है। इसका मतलब यह हुआ 360 रुपये। टोटल कितना हो गया, 360 रुपये। 200 इसका, 160 इसका, तो 360 रुपये। ऑप्शन सी वाला सही है। समझ में आ रहा है। 82 पहले हमें कैसे पता चला, क्योंकि इतना पहले महीने का है, अगले महीने का 345 हो गया, तो इसमें से इसको घटा के हमें पता चल गया कि 82 यूनिट बढ़ी है। 82 यूनिट में खर्चा जो है 1 से 50 का 4 रुपए के हिसाब से, और 50 के ज्यादा का, 50 से जो ज्यादा है उसका जो खर्चा है वो 5 रुपए के, तो 50 में 4 से गुणा किया गया, 32 में 5 है, तो इसका 160, इसका 200, दोनों को जोड़ दिया गया, 360 रुपए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसमें संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी हुई है। बढ़ते क्रम में देखना है, यानी पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे आना चाहिए। आप चाहो तो सभी नंबर्स को एक बार उतार के लिख लो, फिर चेक करो, नहीं तो एक एक ऑप्शन को चेक करो। जैसे देखो 5 5 5 5 5 5, ये सब बढ़ रहा है। अब आगे देखो, आगे देखो, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ओहो घट गया। ये 3 है, ये 2 है, घट गया। घटना नहीं चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। कौन सा देखो, संख्या बढ़ते क्रम में, तो ये तो घट रहा है भैया। चलो इसको देखते हैं। 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, ठीक है।
3 है, 2 है, ये तो घट गया, हटाओ इसको। चलो आगे, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, सही है। 0 है, 3 है, बढ़ा रहा है, 0 हो गया, फिर घट गया, इसका मतलब ये वाला सही हो गया, कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सही है, ऐसे आप भी करिएगा, हर एक ऑप्शन को बढ़ते क्रम में बोला है तो हम देख लेंगे पहले दशमलव के पहले। अगर दशमलव के पहले कंफर्म हो जा रहा है कि छोटा है बड़ा है तो छोटा बड़ा कर दो, और अगर बराबर है तो आगे दशमलव को कूद करके क्रॉस एक अंक देखो, उससे ज्यादा नहीं देखने की जरूरत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां गणित में कम उपलब्धि वाले विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है। कम उपलब्धि यानी जिसकी उपलब्धि कम है, विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है, वो आपको बताना है। पहला, विद्यार्थियों की रुचि पर केंद्रित गतिविधियों का उपयोग करना, ये तो है ही है, ये तो सही है भैया, क्योंकि विद्यार्थियों को रुचि पर केंद्रित गतिविधियों का उपयोग करना है, ये तो सही है, उपयुक्त है ये। वो कह रहा है नहीं बताओ, नहीं बताओ। चलो आगे, एकल कार्य सत्र में अभ्यास समस्याओं की संख्या को कम करना, इसका मतलब यह हुआ कि एक समय में कम से कम अभ्यास करना, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न ना दे दो, बैठा दिया है 100 प्रश्न करो तभी कहीं जाना है, नहीं ऐसा नहीं। इसका मतलब यह भी उपयुक्त है, वही कह रहा है, संख्याओं की समस्याओं की संख्या को कम रखना, यानी कम क्वेश्चन एक बार में करवाना, तो ये भी तो एक उपयुक्त है। वो पूछा है नहीं है। केवल सबसे कठिन समस्या निर्दिष्ट करना और आगे बोला शिक्षक निर्देशित अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय आवंटित करना, ये तो सही है, लेकिन ये वाला गलत है, वही कह रहा उपयुक्त नहीं है। क्या भैया, जो बेचारे सीख भी नहीं पा रहे हैं उनको कौन सा समस्या आप दोगे, सबसे कठिन समस्या, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब यही वाला वो पूछ रहा था। चलो नेक्स्ट, राजू के पास प्रत्येक 20 लीटर 2024 का क्वेश्चन, प्रत्येक 20 लीटर वाले प्रत्येक 5 बर्तनों में तारपीन का तेल है। 5 बर्तन हैं 20 लीटर वाले, तो 20 लीटर के 5 बर्तन में कितना लीटर हो जाएगा, 100 लीटर। उसने इसे 5 लीटर वाले 10 बर्तनों में, 5 लीटर वाले में 10 बर्तनों में, 5 लीटर के 10 बर्तन, 2 लीटर वाले 10 बर्तनों और बाकी को 11 वाले में बर्तनों में भरा। 1 लीटर वाले बर्तनों की संख्या, 11 लीटर की 1 लीटर, बाकी को 1 लीटर होना चाहिए भैया, ये 1 लीटर है, ये 1 लीटर है, ठीक है, 1 लीटर। अब देखो हमारे पास 100 लीटर तेल है, 5 लीटर वाले 10 बर्तन भरे गए, तो 5 गुणे में 10, इसका मतलब 50 लीटर गायब, अब बचा 50 लीटर। 2 लीटर वाले 10 बर्तन, 2 लीटर वाले 10 बर्तन यानी 20 लीटर और खत्म हो गया, तो कुल मिलाकर के 70 लीटर खत्म हो गया। 100 में से 70 लीटर खत्म हो गया, तो अब हमारे पास 30 लीटर अभी बचा हुआ है। तो कह रहा है बाकी को यानी 30 लीटर को 1 लीटर वाले बर्तनों में भरा। अच्छा, 30 लीटर को 1 लीटर वाले में, तो कितना डिब्बा भरेगा, कितने बर्तन भरेंगे, तो 30 लीटर, काम खत्म। अगर कहता कि 2 लीटर वाले में तो 2 से भाग, 3 लीटर वाले में तो 3 से भाग, 4 वाले में 4 से भाग, 5 वाले में 5 से भाग, इस तरीके से करते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, 1/9, 1/21, 3/7, 12/63 अवरोही क्रम में भिन्न प्रकार से लिखा जाता है। अवरोही क्रम, देखो सबसे आसान तरीका है कि अगर संख्याएं छोटी छोटी हैं तो आप भाग देकर के देख लो, दशमलव में बदल लो, उसके बाद कर लो। दूसरा तरीका यह है कि अंतर का मेथड, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको एलसीएम के मेथड पर आधारित था। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, 9, 21, 7, 63 का 63 आएगा, नीचे वाले से भाग, ऊपर वाले में गुणा, 9 का पहाड़ा 63 में 7 बार, तो 7 एकम 7, कामा लगा दो, कामा के नीचे 21 या 63, 3, 3 एकम 3, 7 9 63, 9 त्रिक 27, नीचे वाले से भाग, ऊपर वाले में गुणा, यही प्रोसेस, 63 का 63 में एक बार, 1 का 12 में इतना। अब देख लो, जिसके नीचे छोटा वो छोटा, जिसके नीचे बड़ा वो बड़ा माना जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे, सबसे बड़ा कौन है, 27 यानी 3/7, इसके बाद 12 यानी 12/63, इसके बाद 7 यानी 1/9, और इसके बाद 3 यानी 1/21, खत्म। ये भी एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है,
दुनिया में कोई भी ऐसा नंबर रहे आप ऐसे कर सकते हैं, ना डेसिमल ना वो ना कुछ भी करना है, लेकिन अगर बड़ा एलसीएम रहेगा तो भाग देने में थोड़ा सा मुश्किल होती है, इसलिए लोग दशमलव दशमलव वाला अपनाते हैं ना। चलो ये है 3 12 1 1, ये वाला है 3/7। 3/7 कहाँ है, इन दोनों में सही हो सकता है। 3/7 के बाद 12/63 है, यानी ये वाला सही है, चौथा वाला ये वाला गलत है। सही है, ये है 2024 का क्वेश्चन, पूछा गया क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 30। ओहो, ये क्वेश्चन है, निपुण भारत मिशन के अनुसार विद्यार्थियों के बीच मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रक्रियाओं को सराहा जा सकता है। ठीक है, कक्षा के माहौल को अवधारणाओं की खोज और दृश्यीकरण की भावना पैदा करने वाली होनी चाहिए। हाँ, जिसमें अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए तो वो होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए तो होना चाहिए। बी, बच्चे को वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाने के अवसर प्रदान करें, ना कि केवल पाठ्य पुस्तक की समस्याओं को। सही है, केवल पाठ्य पुस्तक में आपको नहीं रहना है, कुछ जो उसके आसपास पड़ोस में हो रहा है वो भी समस्याओं का समाधान करने को आपको सिखाना चाहिए, यानी बी भी सही है। निर्देश स्थानीय भाषा में दिया जाना चाहिए। सही है, आप जिस लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं उस लैंग्वेज को छोड़ो, जो वहाँ स्थानीय भाषा है उसमें भी निर्देश दो। ठीक है, यानी ये भी सही है। गणित की कक्षा में त्रुटियों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। होना चाहिए भैया, क्या गणित की कक्षा क्या हमेशा 100% सही रहेगी? नहीं, बच्चा सीखेगा, गलती करेगा, इसका मतलब ये कह रहा है नहीं, तो ये गलत है। ए बी सी सही है। ए बी सी कहाँ है भैया? ओनली डी नहीं, ये वाला बी वाला। आसान क्वेश्चन है ना, आसान क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 31। कितना बजा? बहुत अच्छी बात है। बोला है अम्मू की माँ ने कुछ जलेबियां बनाई, इनकी संख्या 50 से कम है। ठीक है, अम्मू ने देखा कि यदि इन्हें 2 3 या 7 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित किया जाए तो कोई जलेबी शेष नहीं बचती है। इसका मतलब 2 लोगों में बांटी जाती तब भी पूरी पूरी बढ़ जाए, 3 लोगों में बांटी जाए तब भी पूरी पूरी बढ़ जाए, 7 लोगों में बांटी जाए तब भी पूरी पूरी बढ़ जाए, तो ऐसी कौन सी की संख्या होगी? तो आप डायरेक्ट सोचो कि 2 से भी कट रही होगी, 3 से भी कट रही होगी, 7 से भी कट रही होगी। तो ऐसी संख्या जो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, 7 से भी कटे, दुनिया वाले उसको कहते हैं एलसीएम। दुनिया वाले उसको कहते हैं एलसीएम। जो दी हुई संख्याओं से कट जाए उसको एलसीएम बोलते हैं। तो 2 3 7 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, मेहनत से, बहुत ही आसान है, 42 आ जाएगा। 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 3 6 7 42। ये 42 जलेबियां इन्होंने बनाया है। सही, आगे कह रहा है अब उन्हें इन जलेबियों को 5 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित करना है। 42 जलेबी को 5 लोगों में वितरित करना है, 5 लोगों में, तो 5 से भाग दीजिए, 5 8 40। न्यूनतम कितनी जलेबियां शेष बचेंगी? कितनी जलेबियां भैया? 2 जलेबी शेष बचेगी। बहुत ही आसान, बस थोड़ा सा यही बताना था कि 2 3 7 से कट जाए इसका मतलब एलसीएम होता है, और दिए हुए नंबर्स को काट दे तो वो होता है एचसीएफ, यानी महत्तम समापवर्तक। अरुण समीकरणों का हल खोजने में बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छी बात है, यानी उसका सलूशन निकाल सकता है, एक्स वाई जेड का मान निकाल सकता है। पर सामान्यतः इबारती प्रश्नों का समाधान खोजने में, यानी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिसमें डायरेक्ट ये नहीं बताया जाता है कि गुणा करना है, भाग करना है, जोड़ करना है, क्या करना है वो आपको खुद ही समझना है, तो कठिनाई का अनुभव करता है। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम्स में उसको प्रॉब्लम होती है। अधिकांश समय वो पूछता है कि मुझे जोड़ना है या घटाना है, मुझे भाग करना है या गुणा करना है। इस प्रकार के प्रश्न का क्या सुझाते हैं? तो आप देखो, पहला, उसे प्रश्न की भाषा को समझने में कठिनाई होती है। हाँ, सबसे सही यही है, जब तक प्रश्न की भाषा उसको नहीं समझ में आएगी तब तक बंदा यही करता रहेगा या बच्चा यही करता रहेगा कि जोड़ करे कि गुणा करे। अक्सर छोटे बच्चे बस खाली कहते हैं कि ये बता दो कि जोड़ करना है, गुणा या भाग। आप इंग्लिश मीडियम वाले को देखोगे, ये हर बात वो जानते हैं कि गुणा भाग कैसे होता है, सब पता है, संक्रियाएं कर ले जाते हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते हैं कि कब जोड़ना है, कब घटाना है, क्योंकि उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। जिस दिन लैंग्वेज समझ में आने लगेगी उस दिन वो पूछेंगे ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब उसे प्रश्न की भाषा को समझने में कठिनाई होती है। यही वाला सही है, यही ऑप्शन ए वाला सही है। आगे देखते हैं, उसमें संख्या संक्रियाओं की समझ में कमी है। अरे भैया, उसे जोड़ घटाओ गुणा भाग सब आता है, लेकिन वो जान नहीं रहा कब करना है, इसका मतलब ये गलत है। वो कह रहा है उसको आता ही नहीं है,
वो जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। अरे भैया कर तो सकता है, वो कक्षा में व्यवधान डालने में मौके ढूंढता है। अरे नहीं नहीं, व्यवधान नहीं डाल रहा है, वो सच में कह रहा है कि हमें नहीं आता है बस। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के स्तरों के सही अनुक्रम को निरूपित करता है? आपको बताया गया सबसे पहले विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन, रिगोर। सही है, सबसे पहले विजुअलाइजिंग, उसके बाद है विजुअलाइजेशन, के बाद एनालिसिस। ये सबसे पहले एनालिसिस से हटाओ, विजुअलाइजेशन यहाँ हो सकता है, ये नहीं, विजुअलाइजेशन ये हो सकता है। उसके बाद एनालाइज, ये रिलेशनशिप, अच्छा इसी को बोलते हैं भैया, इनफॉर्मल डिडक्शन को रिलेशनशिप बोला जाता है। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। तो ये वाला सही है, देख लो, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, रिलेशनशिप, फॉर्मल डिडक्शन, चार ही दिया है। रिगोर आपको याद करना है तो याद कर लो, नहीं याद करना छोड़ो उसको। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गणित शिक्षा में समानता के सिद्धांत को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से निरूपित करता है? मतलब समानता का सिद्धांत ये कहता है कि भैया जी जितने बच्चे हैं सबकी मजबूरी समझो, सबका आईक्यू लेवल समझो, उसके बाद उनको अच्छी तरीके से शिक्षा दो कि हर कोई समान रूप से शिक्षा ग्रहण करे। ये नहीं कि एक बच्चा कहीं दूसरी जगह से आ रहा है, एक बच्चा बहुत हाई फाई लेवल से आ रहा है तो दोनों को अलग अलग पढ़ाओ। नहीं, ऐसा नहीं, समान रूप से आपको शिक्षा देनी है। मतलब इसको 15 क्वेश्चन, इसको 10 क्वेश्चन नहीं बता सकते हैं, जितना बताओ सबको बराबर बराबर बांटो। ठीक, चलो ये कह रहा है कि विद्यार्थियों में विविधता को महत्व देते हुए सभी के अधिगम को बढ़ावा देना। हाँ ये सही है, ऑप्शन ए सही है। और ये वाला, वर्तमान समय में प्रत्येक स्कूल के लिए गणित के अध्यापन में आईसीटी का उपयोग अति आवश्यक। अरे भैया ये थोड़ी ना उसके बारे में कह रहा है समानता का नियम। आगे है, अभिकलन कौशल वाले केवल कुछ मेधावी छात्र ही गणितीय तर्क, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, सब बराबर होने चाहिए। आगे बोला है कक्षा 12 तक गणित को एक अनिवार्य विषय, अरे नहीं ये सब नहीं है। समानता का नियम यही कहता है कि सबको बराबर बराबर शिक्षित करना हो, चाहे जहां से आए रहे, चाहे गरीब हो अमीर हो, आईक्यू लेवल कम हो ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको बराबर बराबर बांटो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, जब कक्षा 2 के बच्चे को 38 लिखने के लिए कहा गया तब उसने 308 लिखा। हो जीरो हटा दिया, बीच में डाल दिया। गणित के प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के रूप में आप इस बच्चे की त्रुटि कैसे सुधारेंगे? आप प्राथमिक स्तर के बच्चे को सुधारने के लिए त्रुटि क्या करेंगे? लिखा हुआ अभ्यास के लिए समान उदाहरण प्रदान करके। नहीं, अगर हम ऐसे ही दो चार एग्जाम्पल दे दें तो नहीं सुधरेगी, वो गलती करता रहेगा बार बार। उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कराओ कि सर जी ये 38 में 3 दहाई है, 8 इकाई है, और अगर इकाई दहाई समझाना है ना तो बंडल आता है, 10-10 का बंडल बना लो। 3 दहाई मतलब एक एक बंडल में 10 जो भी ऑब्जेक्ट रखने हैं वो रख लो, एक बंडल में 10, दूसरे में 10, तीसरे में 10, चौथे में 10, ऐसे ऐसे। तो 3 दहाई लिखना है, 3 वाला 10 रख दो, समझ में आ जाएगा वो। अच्छा 3 दहाई इसका मतलब 30 होता है, तो वो डायरेक्ट 30 लिख दिया था, ऐसा नहीं है 3 दहाई। 3 इस दहाई के प्लेस पर जो भी रहेगा उसको बोलते हैं 3 दहाई। सही है, तो ये वाला गलत है। आगे, स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करने के लिए हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करें। हाँ ये सही है, जो हाथों से बनाई गई है जैसे बंडल वंडल है उसका ही उपयोग करेंगे, वो जल्दी समझेगा। बच्चे को अपने सहपाठियों से उत्तर नकल करने के लिए, नहीं भैया नकल उकल ना करवाइएगा, श्यामपट पर 1 से 40 तक की गिनती लिखकर सही उत्तर को बताया कर। नहीं, हम ऐसे कितना करवाते रहे, कल उसको 88 बोल दें उसके बाद 88 लिख दे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। स्थानीय मान की जो क्लियरिटी है उसको क्लियर कर दो, अपने आप समझ में आ जाएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 36, विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी है, उसने इनका 1/3 भाग राधा को, 2/5 भाग आसिफ को और 1/12 भाग सोनू को दे दिया। विशाल के पास बची कैंडियों की संख्या, कोई दिक्कत नहीं है, 10 दर्जन है, एक दर्जन में 12, तो 10 दर्जन में 12 दहम्मा 120 कैंडियां हैं। 120 में 1/3 भाग राधा को, 120 का 1/3, 3 एकम 3, 3 चौक 12 यानी 40 तो दे दिया। 2/5 यानी 120 का 2/5 भाग किसी और को, 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 दूना 48, सही हमने किया है। 5 दूनी 10, 2 हासिल 5 चौक 20, सही है, 24 दूना 48। आगे 1/12 भाग सोनू को,
120 1/12, 12 एकम 12, यहाँ से 10, 40 इसको दिया, 48 इसको दिया, 10 इसको दिया, इतना बढ़ चुका है 120 में से। तो 40 और 48 88 हो गया, 88 में 10 जोड़ेंगे 98, 120 में 98 निकल गया तो आ गया 22, 22 कैंडी अभी भी उसके पास बची हुई है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये चीज समझना है कि कैसे क्या करते हैं, कैसे गुणा भाग होता है वो आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ये क्या है भैया, कह रहा है जब एक बच्चे को 5 गुणे 28 का परिकलन करने के लिए कहा गया तब उसने निम्नलिखित प्रकार से उसे हल किया। 5 गुणे 28 लिखा, 28 गुणे 5 लिखा, 14 गुणे 2 यहाँ। अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो भैया, इसमें कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, हमें ये बताता है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको पलट देंगे, ये होता है क्रम विनिमय, यानी क्रम को पलट दिया गया। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे a गुणे में b प्लस c लिखा हुआ है, तो ये जो गुणा है ना, a का गुणा b में कर दो ab, और इसी a को गुणा c में कर दो तो ac, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी बांट दो, वितरण नियम। एसोसिएटिव क्या होता है? ब्रैकेट का खेल है। देखो a गुणे b गुणे c, लास्ट वाले में हमने दोनों ब्रैकेट लगा दिया है, यहां ब्रैकेट पहले लगा दो, a और b के साथ लगा दो, लास्ट वाले को अलग कर दो, ये होता है साचार्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। समझ में आ गया? अब देखो 5 गुणे 28, 28 गुणे 5 ऐसे कर दिया है ना, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन किया है, ऑप्शन ए वाला सही है। आगे देखो 14 और 2 और 5 ये तीन संख्याएं हैं, पहले ब्रैकेट लगाया, इसमें लास्ट में ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब एसोसिएटिव इसने यूज किया है, एसोसिएटिव, तो ये भी सही है। डिस्ट्रीब्यूटिव तो किया नहीं है, कहीं अलग अलग तो किया नहीं है, इसका मतलब ए और सी यूज किया है। ए और सी कहाँ है भैया? ये पहले वाले में सही है, ए और सी। समझ में आया? ये तीनों नियम कम्यूटेटिव में पलट दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव में टुकड़ा कर दिया जाता है, एसोसिएटिव में ब्रैकेट का खेल होता है, आगे पीछे कर दिया जाता है। अगर पहले आपने पहले में लगाया है तो दूसरे वाले में दूसरे में लगाना पड़ेगा, अगर पहले आपने बाद में लगाया है तो बाद वाले में पहले लगाना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 38, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे इतने में से घटाने पर प्राप्त संख्या इतने से विभाज्य हो। कह रहा है कि इतने में से क्या घटा दिया जाए कि इतने से कट जाए? कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल है, 245 से भाग देना है। किसमें? इसमें भाग देकर के देख लो, जो आएगा शेषफल वही आपका आंसर, जो आएगा शेषफल वही आपका आंसर। 245 में पहाड़ा कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, हाँ 2 बार जाएगा। 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 1 9, 2 दूनी 4, 490, तो यहां से 110 आ गया, 7 उतारा गया, 11 हो गया। कितनी बार जाएगा भैया? 4 बार जाएगा। चलो 4 बार लेके जाते हैं, 4 पंजे 20, हासिल 2, 4 चौक 16, 2 18, 4 दूनी 8, 1 9, 5 बार तो जा नहीं सकता था कि 5 बार जाएगा, 5 बार नहीं जाएगा, 250 होगा, ठीक है। 7 यहाँ आ गया, 10 में से 8 गए 2 आ गया, और 10 में से 9 गए 1 आ गया, 127 बच गया, यहाँ से 78। अब 1278 है, 5 बार जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ 5 बार चला जाएगा, 5 बार, 5 पचे 25, हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22, 5 दूनी 10, 2 12, 8 में से 5 गए 3, जिसके लास्ट में 3 है वही सही, काम खत्म हो गया। यहाँ से 7 में से सही है, कितना आ गया उत्तर? अगर 53 आप इसमें से घटा दोगे, प्रोसेस देख लो कैसे करना है। भाग है, कह रहे थे कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे इतने में से घटा देना है, तो इतने से कट जाए, तो पहले उसको काट के देख लो, जितना फालतू बचेगा वो नहीं होना चाहिए था, यानी 53 इसका फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित लंबाई मापने की इकाइयों को देखिए, इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लगाया जाए तो चौथे स्थान पर क्या है? सबसे पहले आपको एक चीज याद होनी चाहिए, देखो मिली, सेंटी, डेसी, इसके बाद खाली स्थान होता है, डेका, हेक्टो, किलो। सबसे छोटा मिली, सेंटी, फिर डेसी, फिर उससे बड़ा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या रहेगा? मान लो अगर कोई यहाँ मीटर लिखता है तो सबके साथ मीटर लिखना पड़ेगा, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। कितना गुना बड़ा? ये इसका ये जो है ना 10 गुना है,
इसका ये मतलब इसमें जब 10 से गुणा करोगे ये बनेगा, 10 से गुणा करो ये बनेगा, 10 गुना का फर्क है, याद रखिएगा। ठीक, तो अब ये कह रहा है कि इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिखो। सबसे पहले अभी बता दिया, मिलीमीटर सबसे पहले रहेगा, ये पहले नंबर पे रहेगा। फिर सेंटीमीटर, मिली सेंटी, डेसीमीटर, डेकामीटर है ये नहीं, पहले मीटर रहेगा चौथे नंबर पे, डेकामीटर है ये नहीं, हेक्टोमीटर नहीं है, किलोमीटर लास्ट में 5वें नंबर पे। सही है। अब वो कह रहा है कि लगाया जाए तो चौथे स्थान पर कौन रहेगा, देख लो चौथे स्थान पर कौन है, मीटर। मेहनत से इसको याद कर लो, मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसी बीच में गैप, डेका हेक्टो किलो। अगर कोई कहेगा यहाँ लीटर पटके तब लीटर 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 लीटर, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेका लीटर, हेक्टो लीटर, किलो लीटर। सही है, बस खाली ये याद कर लो, याद हो जाएगा, मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो। क्वेश्चन नंबर 40, इतने बजे से इतने घंटे मिनट के पहले का समय क्या था। ओहो, 6 घंटे 35 मिनट पहले क्या समय है। तो कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, 15 20 ऊपर पटको, इसमें से 6:35 घटा दो, अपने आप पता चल जाएगा कितना समय है। तो चलो कैसे घटेगा, 20 में से 35 घटेगा, अब क्या, 1 घंटा इससे मांग लो उधार, ये आएगा 60 और ये बचेगा 14। ये चीज याद रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 15 20 में से 6:35 घटाना है, ये इसमें से घटाना चालू ना करिएगा, नहीं तो कहेंगे ये 2 में से 3 नहीं जाएगा, लाओ इसमें से उधार लेने, नहीं, पहले उधार। ये 15 है तो बचेगा 14 और यहाँ आएगा 60, 60 मिनट होता है ना, 60 उधार आएगा, 60 20 80 हो गया, ये कितना हो गया 80, 80 में से 35 निकालना है तो 45 बचा, जिसमें 45 है वो सही है। इतना सिंपल है, इतना ही सिंपल है, बस खाली आपसे चेक किया गया था कि आपको घटाना आता है कि नहीं। 14 में से 6 गए 8, भैया 8 45, देख लो, सही है। तो ये चीज जब भी उधार की कमी होगी, मतलब उधार की जरूरत होगी, तो हमेशा उधार लेंगे 60 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, जयंती किसी स्थान पी से पूरब दिशा में इतने किलोमीटर चलती है। अच्छा, आपको दिशा पता है, ऊपर को उत्तर, नीचे को दक्षिण, दाहिने को पूरब, इधर को पश्चिम। ठीक है, पी से मतलब यहां से, मान लो यहां से पूरब दिशा में 3/5 किलोमीटर चलती है, 3/5 किलोमीटर, और फिर वहां से पश्चिम दिशा में, अच्छा मतलब यहां से पश्चिम तो इधर आ रही है, एक सही 5/7 किलोमीटर चलती है। अरे भैया 3/5 यहीं तक आगे बढ़ जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। कोई कहेगा सर जी कैसे पता चले, अरे भैया ये ज्यादा है ये कम है, इसका मतलब इधर चली जाएगी, एक सही 5/7, सही है, यहां तक सही है। अब चलो घटाते हैं, घटाते हैं। कह रहा है ना कि अब वो पी से कहाँ स्थित है, पी से इधर स्थित है, पश्चिम, पी से पश्चिम में स्थित है, तो पश्चिम में, पी से पश्चिम, पश्चिम ये देखो पूरब बोल रहा है, पी से पश्चिम, लेकिन कौन सा, 4 सही 1/35 या 1 सही 4/35। चलो देखते हैं, 1 सही 5/7 में से घटाना है 3/5, 7 एकम 7, 7 5 12, 12/7 में से घटाना है 3/5, 7 5 35 नीचे आता है, 7 का पहाड़ा 35 में, या डायरेक्ट कर दो, 12 पंजे 60। अच्छा पूरा बता दे, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे सर जी बहुत 60 बता रहे हैं। चलो भैया फिर से देखो, 7 एकम 7 5 12, 12/7 माइनस 3/5, इन दोनों का गुणा करके नीचे पटकते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, यहाँ पटकते हैं, बीच का निशान पटकते हैं, 7 का गुणा 3 में तो 21, 60 में से 21 गए 39 बटे में 35, 35 का पहाड़ा 39 में एक बार गया, इसका मतलब एक सही रहेगा। हासिल आएगा तो 4 तो ऊपर पटक दीजिए और नीचे जो था वही पटक दीजिए, एक सही 4/35, यानी ये वाला सही है, ये तो 4 सही बोल रहा है, गलत। सही है, समझ में आ गया, बहुत ही आसान, दिशाओं का ज्ञान है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित आकृतियों में से किस आकृति की रैखिक व घूर्णन समिति की संख्याएं बराबर नहीं है। रैखिक व घूर्णन समिति, घूर्णन समिति का मतलब होता है कि किसी फिगर को
किसी फिगर को कितने अंश घुमाया जाए फिर से सेम वैसा ही फिगर प्राप्त हो जाए। जैसे इस फैन को अगर 120 अंश घुमा दोगे ना तो फिर से वही आकृति प्राप्त हो जाएगी। तो पूरा कंप्लीट एक चक्कर में कितनी बार वही आकृति सेम एक जैसी प्राप्त होगी तो उसको बोलते हैं घूर्णन समिति। जैसे इस फैन को पूरा 360 घुमाने तक 3 बार वैसी आकृति प्राप्त होगी तो उसकी घूर्णन समिति 3 हो जाएगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो जाके सिमेट्री वाला चैप्टर देखिए, पूरा एकदम A to Z बताया गया है। तो कह रहा है रैखिक व घूर्णन समिति की संख्याएं बराबर नहीं होती है, आपको बताना है। देखो वर्ग में 4 होते हैं रैखिक कितनी होती है 4, ऐसे 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 सब। घूर्णन इसमें देखो 90 अंश पे बनती है तो आपको संख्या निकालनी है ना तो 360 में भाग दे लो, अपने आप पता चल जाएगा 4। इसमें दोनों यानी वर्ग में रैखिक भी 4 है, घूर्णन भी 4 है। आयत में सिर्फ 2 है, 2 है। पैरेललोग्राम में यानी समांतर चतुर्भुज में एक भी नहीं है रैखिक। लेकिन दुनिया के जितने भी फिगर हैं सब में कम से कम एक घूर्णन समिति होती है सबकी। अरे भैया 360 घुमाओगे फिर अपने एक जैसे हो जाएंगे ना, जैसे इस पेन को 360 पूरा घुमाओ फिर एक जैसा लगने लगेगा, इसका मतलब एक समिति होती है। तो ये कह रहा है किसमें बराबर नहीं है, इसी में नहीं बराबर है। सही है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। इसमें रोम्बस में 2,2 होती है, यानी रैखिक 2 घूर्णन 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन ये है, रेहान कागज मोड़कर घन बनाता है, ठीक है, वह 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 घन बनाता है। छोटा छोटा घन बनाता है जिसकी भुजा जो है वो 5 है, तो इस घन का आयतन 5 गुणे 5 गुणे 5, ये एक घन का आयतन है, एक घन का है। लेकिन कह रहा है 25 घन बनाता है तो इसका मतलब एक घन के आयतन में 25 से गुणा कर दो, 25 का आयतन पता चल जाएगा। सही है, आगे बोला है अब इसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए। इस बड़े डिब्बे का आयतन कितना होना चाहिए ताकि सभी छोटे घन उसमें बिना खाली जगह छोड़े पूरी तरह आ जाए। मतलब इन सबको रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए, उसका आयतन बताओ। तो भैया जी बड़े डिब्बा में उतनी जगह होनी चाहिए जितनी जगह ये लोग लेते हैं। ये लोग एक डिब्बा इतनी जगह लेता है तो 25 डिब्बा कितनी जगह लेगा, तो बस भैया आयतन डायरेक्ट निकाल दो, काम खत्म। 5 गुणे 5 गुणे 5, एक डिब्बा हमने रख दिया लेकिन हमें तो रखना है 25, तो 25 से गुणा कर दो, हो जाएगा, काम खत्म। सर जी ये कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 पंजे 125, 125 का गुणा 25 में हम 3125, 3125, 25 12 3, हाँ 3125 कहाँ है, ये वाला है। 25 पंजे 25, 25 दूना 50, 25 25 सही है 3125। बहुत ही आसान, छोटे छोटे घन का 25 था, इसका 25 का आयतन बड़के वाले घन के आयतन के बराबर होगा, तो बड़े वाले घन का आयतन इसी के घन के बराबर होगा, इसी के आयतन के बराबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, नीचे दी गई लंबाइयों का माध्यक बताइए। माध्यक, अब आ गया मीडियन का नंबर, मीडियन यानी माध्यक, इसी का नाम होता है माध्यिका। इसी का नाम होता है मध्यांक। बस होता क्या है, बीच वाला नंबर। सबसे पहले अपने डेटा को अरेंज करना है, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में, उसके बाद जो बीच में नंबर रहेगा वही हमारा आंसर। कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर चलो हम लिख देते हैं। सबसे छोटा जो है वो 158, 158 दो बार लिखना है, तो 158 158 दो बार हो गया। इसके बाद 159 है, 159 है, 160 है, 161 है ना। अच्छा 160 दो बार है, 159 160 160 161, 61 के बाद 62 है, 67 है, 70 है, 62 67 70। चलो भैया ये हो गए, एक बार जरूर जोड़ लीजिएगा, कहीं
कम तो नहीं हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में 2 इधर गए, 2 इधर गए, फिर से 2 इधर गए, फिर से 2 इधर गए, बीच में बैठा हुआ है 160, काम खत्म, उत्तर हो गया 160 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान। लेकिन कभी अगर ऐसा रहेगा, मान लो कि 1 2 3 5 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, 2 लोग इधर गए, 2 लोग इधर गए, तब कौन बीच में? तब हमेशा इन दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे, यानी 7/2 3/5 उत्तर आएगा। सही है, बहुत ही आसान है। ठीक है, समझ में आ गया? जब कभी भी हमेशा बीच में अगर सिंगल है तो वही उत्तर, और अगर 2 लोग बीच में कोई नहीं है तो उन पड़ोसी दोनों को उठाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों को पढ़िए और सही कथन का चुनाव कीजिए। यह है विद्यार्थियों का पसंदीदा खेल, फुटबॉल, शतरंज, बैडमिंटन, वॉलीबॉल। विद्यार्थियों की संख्या 60 50 70 20। कह रहा है एक विद्यार्थी केवल एक पसंद करता है। ठीक है, अच्छी बात है। देखो आराम से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, शतरंज वाले कितने हैं? 50, यानी ये लोग 50 की बात कर रहे हैं। फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अधिक है, फुटबॉल वाले 60 हैं। 50 जो है वो 60 से अधिक है? नहीं भैया, गलत। आगे बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यानी 70 की बात कर रहा है, 70 की। फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कम है, फुटबॉल तो है वो 60, क्या ये 70 जो है वो 60 से कम है? गलत। शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यानी 50 की बात कर रहा है। कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/4 है। अब कुल विद्यार्थी तो पता नहीं है, सबसे पहले कुल विद्यार्थी जोड़ते हैं, तो देखो 0 आ जाएगा। कुल विद्यार्थी निकाल रहे हैं, 6 5 11 7 18 2 20, यानी 200। कह रहा है कि ये 200 का 1/4 है, तो हम निकाल लेते हैं 1/4 का मतलब 1/4, 4 एकम 4 4 50। हाँ सही है, 50 जो है 200 का 1/4 है, यही वाला सही है, ऑप्शन सी वाला सही है। ऐसे हर ऑप्शन को आपको चेक करना था, तभी जाके आंसर निकलता। चलो क्वेश्चन नंबर 46। गणित में आकलन को किस पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, ये आपको बताना है। चलो देखते हैं। पहले, अधिगमकर्ताओं की अवधारणात्मक समझ में, सीखने में रह गई कमियों को पहचानने में, या गणित में आवश्यकता अनुसार उपचारिक कक्षाओं के आयोजन में, या अधिगमकर्ताओं को प्रतिपुष्टि प्रदान करने में, या फिर अधिगमकर्ताओं को उनके टेस्ट में प्राप्त अंकों के अनुसार नामीकरण करने में। ऑप्शन देखो, केंद्रित नहीं होना चाहिए। कौन सा केंद्रित नहीं होना चाहिए? तो ये अधिगमकर्ताओं की अवधारणात्मक समझ में, सीखने में रहेगी कमियों को पहचानने में। हाँ, जो कमी है उसको पहचानने में तो है ही है, इसका मतलब ये सही है। गलत पूछा है, नहीं होना चाहिए। गणित में आवश्यकता अनुसार उपचारिक कक्षाओं के आयोजन में, मतलब उपचार करना है, जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको समझाना है, तो ये भी सही है। अधिगमकर्ताओं को प्रतिपुष्टि प्रदान करने में, यानी आपको ये नहीं समझ में आ रहा ये ऐसे कर लो, ये प्रतिपुष्टि प्रदान करना, उसको बताना कि हाँ ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे सीख लो, ये सब सही है तीनों। लेकिन ये कह रहा है अधिगमकर्ताओं को उनके टेस्ट में प्राप्त अंकों के अनुसार नामीकरण नहीं, नामीकरण वाला नहीं, नामीकरण वाला नहीं होना चाहिए। हम किसी को वो नहीं कर रहे हैं कि भैया तुम्हें आ नहीं रहा है, तुम गधे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नामकरण नहीं कर सकते हो, इसका मतलब ये वाला नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन डी वाला इसका आंसर है। चलो 47। निम्नलिखित में से बुनियादी संख्या ज्ञान का अति महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है? बुनियादी यानी जो हम लोग फाउंडेशनल लर्निंग है वो क्या है? डूइंग क्विक एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन, शीघ्रता से और सटीक परिकलन करना, ये महत्वपूर्ण पहलू भैया नहीं। संख्या बोध का विकास करना, मूलभूत संख्या संक्रियाओं के लिए मानक कलन विधियों की अच्छी समझ, या गणना के कौशल का विकास करना, गणना के ये भी है। डेवलपिंग नंबर सेंस, संख्या बोध का विकास करना, संख्या वो समझाओ मेहनत से कि संख्या होती क्या है, 1 2 3, ये ना दिखाओ कि ये देखो 1 है, ये 2 है, ये नहीं, पहले उसका सेंस बताओ कि ये होती क्या है। जैसे ये एक चीज रहेगी तो इसको एक बोलते हैं, ठीक है, जैसे सूरज एक है, पृथ्वी एक, ऐसी चीजों से बताओ, तब वो समझ में आएगा ज्यादा अच्छी तरीके से, यानी ऑप्शन बी वाला सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 48, 3 क्वेश्चन और बचे भैया। आयत के क्षेत्रफल की अवधारणा को विकसित करने के लिए सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम, आयत का क्षेत्रफल आपको बताना है, तो पहले क्या करेंगे आपको बताना है। देखो, दिए गए आयत को रबड़ या शार्पनर द्वारा ढकना और फिर विद्यार्थियों से इन्हें गिनने के लिए कहना।
आयत की भुजाओं को मापना और लंबाई एवं चौड़ाई के गुणन के द्वारा उसके क्षेत्रफल की गणना करना। आयत के फलक को वर्गाकार टाइल्स जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर हो सके ढकना तथा टाइलों की संख्या गिनना। नहीं, सबसे पहले ये आना चाहिए, आयत का क्षेत्रफल आपको बताना ना। कोई भी कागज होगा ऐसे ही बिना बिना माप ओप के ऐसे ऐसे रख करके देखो तो जितना आएगा वही क्षेत्रफल होता है, जितना स्थान घेरा गया वही क्षेत्रफल है। जैसे इसने बताया कि रबर, शार्पनर ये सब रख करके चेक कराओ, जितने आएंगे गिन लो, ओ हो इतने, इतना क्षेत्रफल है, 5 रबर का क्षेत्रफल है, 5 शार्पनर का। इसका मतलब सबसे पहले ए होना चाहिए। सबसे पहले ए किसमें है? इसमें बी है, इसमें बी है, गलत। सबसे पहले ए, ठीक है। ये तो आयत की भुजाओं को मापना और लंबाई की चौड़ाई ये तो बाद में आएगा। पहले ये आएगा कि 1 सेंटीमीटर वाली वर्गाकार टाइल रख करके चेक करो, आयत का क्षेत्रफल ज्यादा समझ में आएगा। इसका मतलब ए के बाद आएगा सी और सी के बाद आएगा बी, तो हमारा ए सी बी इसमें है ऑप्शन बी। पहले जो आपके परिवेश में चीजें हैं उनसे उसका क्षेत्रफल, कोई भी आयत बनवा करके उसमें रख करके गिनवाओ, चप्पल रखवा के गिनवाओ कि ये देखो 10 चप्पल का क्षेत्रफल आ रहा, तो ऐसे ज्यादा समझ में आएगा। चलो 49, गणितीय अवधारणाओं को पढ़ाते हुए दृश्य हस्त कौशल सामग्री का प्रयोग किसकी ओर बढ़ने में सहायता होती है? जटिल से सरल अवधारणाओं, अरे क्या ये बहुत कठिन थी उसको सरल कर दिया? नहीं। मूर्त से अमूर्त और ये अमूर्त से मूर्त। अब औपचारिक से अनौपचारिक नहीं भैया, ये तो गलत है, इन्हीं दोनों में है, मूर्त से अमूर्त या अमूर्त से मूर्त। देखो जो चीज हमें दिखाई देती है वो है मूर्त और जो चीज नहीं दिखाई देती है वो है अमूर्त, ठीक है। जो चीज दिखाई देती है वो मूर्त, जो चीज नहीं दिख पा रहे हैं वो अमूर्त। जैसे लचील, जैसे मान लो कि दिमाग, दिमाग किसी का देख पा, जैसे मान लो कि सूरज, सूरज हम देख पा रहे हैं, ये मूर्त है। अच्छाई, अच्छाई कोई चीज है जो दिखाई दे रही है, तो वो चीज जो ना दिखाई दे उसको अमूर्त बोलते हैं, जो दिखाई देती है वो मूर्त। जैसे ये कह रहा है कि कौन सी? दृश्य हस्त कौशल, हाथ से बना हुआ दिखाई देने वाला, तो ये कौन सी चीज है? मूर्त है। उससे अमूर्त के बारे में जा रहे हैं हम लोग, यानी मूर्त से अमूर्त अवधारणाओं, ये वाला सही है। अमूर्त से मूर्त गलत हो गया, सही है। चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, अर्धशतक लगने वाली है। अरे बहुत बड़ा क्वेश्चन ही है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक गणित पाठचर्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है ये आपको बताना है। देखते हैं, इसमें मुख्य रूप से वही प्रकरण सम्मिलित होने चाहिए जिनका उच्चतर कक्षाओं में अनुप्रयोग हो। नहीं भैया, खाली उच्चतर में रहे बाकी निम्नतर में ना रहे, गलत। आगे है, पाठचर्या को बीज गणितीय संकेतनों का और समस्या समाधान में उसके उपयोग का परिचय कराना चाहिए। ठीक है, कुछ देर के लिए रुकते हैं। अवधारणाओं की समझ बनाते हुए आ गया कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। शिक्षार्थी जो प्रगति मूर्त से अमूर्त चीजें जो देख पा रहे हैं उसको बिना देखे की ओर कन्वर्ट करना। पहले देख जो दिखने वाली चीज है उनको दिखाओ, फिर बाद में ऐसी चीज बताओ जो नहीं दिख रही है। जैसे a+b का होल स्क्वायर, सर जी अभी ये क्या है, तो दिमाग में चल रहा है ना। जैसे टोपोलॉजी, ये सब बहुत सारी, बीजगणित, ये सब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अमूर्त है। मूर्त से अमूर्त की ओर तरफ बढ़ते हुए करते हैं वो इसमें सुस्पष्ट रूप से सम्मिलित होनी चाहिए। हाँ ये सही है, सबसे अच्छा ये है ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल थे 50 क्वेश्चंस, सबके सब हो गए कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।